जो भी कहूँगा जी। सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर एक इस्लामिक स्टेट बन रही है, उसके मुकाबले में एक हिंदू स्टेट बने, क्रिश्चियन स्टेट बने, किसी को रोकने का हक नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि इंडिया को कोई एक हिंदू स्टेट जो है बनेगा या बनना चाहिए। हम ये कहें कि जी द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज़ बैड, बट द आइडिया ऑफ अ हिंदू स्टेट इज़ गुड। तो दुनिया कैसे देखती है गांधी को, इसकी मिसाल आपको दुनिया भर में उनके 100 से ज़्यादा स्टैच्यूज़ हैं ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, वो बताएँगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने हिंदुस्तान जाना है या कुछ और। आप मुझसे और सवाल पूछिए, मैं टिका के जवाब दूँगा। आरएसएस के खिलाफ बड़ा कुछ कहा है हिंदुस्तान के अंदर खड़े होके, जलसा-ए-आम के अंदर। साहब 900 साल की हिस्ट्री है जो मुसलमानों ने जुल्म किए हुए हिंदुओं पे, मस्जिदें तोड़ी, मंदिर तोड़े, कुछ नेक काम तो नहीं किए मुसलमानों ज्यादा हिंद के अंदर। 15 अगस्त 1947 से पहले महमूद गजनवी ने, गौरी ने, अब्दाली ने जो कुछ भी किया, हम उनका बदला आज के मुसलमान से नहीं ले सकते। उनका कोई कसूर नहीं है। आप किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान से सेकुलरिज्म अगर आप उसके बारे में पूछे ना कि क्या ख्याल है, वो उसको गाली ही देगा। बड़ा गलत किया जी जिन्ना साहब ने। उन्होंने ये कैसे कह दिया कि जी आप आजाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च गाहों में जाने के लिए। हाउ डेयर ही से दैट। दे ऑल नो द कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी आर्मी, और वो जानते हैं कि व्हाट वुड इट टेक फॉर पाकिस्तान टू ब्रेक। वो काम जो आप 50 साल पहले कर चुके थे 1949 में, इन्होंने 2019 में कर दिया। गज़वा हिंद और दूसरी तरफ पाकिस्तान को तोड़ने की आवाजें, ये क्या मेन स्ट्रीम नैरेटिव है या सिर्फ एक साइड नैरेटिव है? और हमारा मीडिया भी यही कहता है कि बस अभी पाकिस्तान टूटा, कल पाकिस्तान टूटा। इस्लाम का वजूद किसी एक शख्स या एक तंजीम की ख्वाहिशात पे नहीं टिका हुआ। हिंदुस्तान के अगर कोई नेचुरल सक्सेसर्स हैं तो वो यहाँ के लोग हैं। उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, जैन हैं, यहाँ तक कि जो थोड़े बहुत चंद हजार यहूदी हैं वो भी हैं। पाकिस्तान कोई जो है अल्लाह ताला की तरफ से, मुसलमान जो है सॉरी, वो कोई ऐसा कोई जो है क्या कहते हैं जी, इंतकाल नहीं चढ़वा के आया था कि जिस दिन जो है मुगलिया दौर खत्म होगा उसके बाद में ये मुल्क हमारा हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया में बैठे हो भाई? कम टू द रियलिटी, कम टू द सेंसेस। हमारे यहाँ पे ना मिथ एक बड़ा प्रोपगेट किया जाता है, हम विश्व गुरु हैं, यानी कि हम वर्ल्ड लीडर हैं। तो हाँ, मुसलमानों में होंगी बहुत सारी बुराइयां, मगर क्या हम में नहीं है? हमें भी बहुत सारी हैं। उस आखिरी पाकिस्तानी के साथ खड़ा हूँ जब तक जो भी वहां पे जो है एक प्रोग्रेसिव लिबरल थॉट रखता हो। अरविंद सहारन साहब, पाकिस्तान इंडिया पीस के एम्बेसडर, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी लाहौर में जब आप आए थे अभी वेरी रिसेंटली, और इनसे हमने पॉडकास्ट करना था मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के मसले हो गए, आगे पीछे हो नहीं सका। अब जी ऑनलाइन हमारे पहले गेस्ट इंडिया से फॉर मुखबिरनामा, अरविंद सहारन साहब। साहब जरा मुझे बताइए, आपका जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, उनका पीस का रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हुआ? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया उस्मान साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। मेरा ताल्लुक राजस्थान से है, राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले से है, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो जब आप ऐसे किसी इलाके से आते हों, स्पेशली मेरी मदर का जो ननिहाल है, छोटा-सा गाँव है, नदी उसका नाम है। तो ये आखिरी जी। गाँव है हिंदुस्तान का और उसके बाद पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। तो मैंने बचपन में जो भी वक़्त गुज़ारा वहाँ जाके, एक बच्चे के ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं, जो मेरे भी थे, तो मैंने अपने बड़ों से पूछे। फिर जैसे-जैसे बड़ा हुआ, मैं बाहर आ गया पढ़ने के लिए और यहाँ पे मुझे 22 साल हो चले हैं न्यूज़ीलैंड में आए हुए। तो यहाँ मेरे जी। बहुत सारे पाकिस्तान से दोस्त भी थे, उनके साथ उठना-बैठना था। तो एक क्यूरियोसिटी होती है पाकिस्तान को लेके, तो मेरे अंदर वो बचपन से थी और इसी जर्नी के अंदर मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी था। सो एज़ अ रिज़ल्ट एक दिन जब एक किताब मैंने पढ़ी थी, पंजाब ब्लडीड पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड, जब उसके ऑथर मुझे सोशल मीडिया पे दिखाई दिए तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनसे मैंने एक दरख्वास्त की कि आप मेरे साथ एक प्रोग्राम करें, जिसमें हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बँटवारे से जुड़ी जो भी तफ़सीलात है, उनको मंज़र-ए-आम पर लेकर आएँ। तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस जी। वहाँ से फिर कोई आज से 8-9 साल पहले हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ एंड हियर आई एम, आज आपके सामने हूँ जी। फैंटास्टिक जी। सर एक सवाल पूछना है आपसे मैंने, इंडिया पाकिस्तान पीस, क्या ये हो सकता है और इज जस्ट अ ड्रीम? जी, अगर आप ज़्यादातर लोगों से ये सवाल पूछेंगे आज, तो हम्म। मुमकिन है लोग यही कहेंगे,
स्पेशली मैं इंडिया की बात कर सकता हूँ, वहाँ से आता हूँ, हम्म। वहाँ की सिविल सोसाइटी में उठना-बैठना है। तो आम लोगों का जो तासुर है पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान को लेके काफ़ी हद तक वो चेंज हुआ है। जो परसेप्शंस हमारे पहले हुआ करते थे, वो अब नहीं रहे। अब लोग जो आप ये कहें कि उसके अंदर स्टेट नैरेटिव का भी एक हाथ है, मीडिया है हमारा, अखबारों में जो कुछ भी वो पढ़ते हैं। फिर हमारे जो ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान के साथ इन पिछले 10 सालों के अंदर ही, हमारे दरमियान जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुए हैं, जो कन्फ्रंटेशंस हुई हैं, उसके बाद और फिर एक हिस्टोरिकल बैगेज भी है हमारा। लोगों का ये कहना है कि 47 में इन्होंने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की, 65 में भी इन्होंने जंग शुरू की, 71 में भी यही कल्प्रिट थे, 99 में भी वाजपेयी साहब के लाहौर के विज़िट के बाद इन्होंने कारगिल किया, फिर मोदी साहब चले गए लाहौर तो इन्होंने फिर जो है पुलवामा, उड़ी, सर एक मिनट, बालाकोट पता आपने नहीं अभी एक क्या-क्या पूरी किया। लिस्ट मुझे दे दी है जो मैं वैसे ही पाकिस्तान बता रहा हूँ प्रगति कि की। ये हिस्टोरिकल तो सर बैगेज इसके है। बाद कोई चांस तो नजर नहीं आता। हाँ जी। इसके बाद तो कोई चांस नजर नहीं आता। इसके बाद वाक़ई में अगर आप आज लोगों से पूछें, तो लोग जी। कहेंगे कि इनसे एंगेज करने का कोई मतलब नहीं है, दे हैव नथिंग टू राइट। ऑफर टू अस। ये एक राइट। बड़ा परसेप्शन आप देखें जी, वो हमारे यहाँ पे ना फ़िल्मों में ऐसे होता था कि जब किसी को बुलाते थे कोर्ट रूम के अंदर, तो वो फिर वो हम्म। खुद जो है कुरान पाक या गीता या बाकी जो भी मज़ाहिब की किताबें हैं, उन सब पे हलफ़ लेने के लिए शपथ ले कहते रहा थे है। कि जो भी जी। कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं ठीक जी। आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो मैं जो हाँ भी जी। कहूँगा, सच ही कहूँगा, जो भी हाँ आवाम जी। के रियल ठीक परसेप्शंस जी। हैं, वही रखूँगा आपके सामने। राइट जी। तो इन सब बातों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जी पीस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि भाई फिर आपको ये हिम्मत कहाँ से मिलती है कि आप पीस की बात भी करते हैं? नेचुरल कंक्लूजन किसी का भी यही होगा कि फिर तो आप यूँ ही बेकार में टाइम पास अपना कर रहे हैं, वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो नेबर्स होते हैं, हमसाए होते हैं, उनके पास चॉइस ही नहीं होती है अदर दैन टू लिव इन पीस। आपके पास में चाहे आप 100 साल, 200 साल भी अगर आप कोई मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, उसके बाद भी आपको एक ना एक दिन टेबल पे बैठ के बात करके अपने तमाम इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना ही होता है। और हमारे सामने हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी दर्जनों मिसालें हैं, यूरोप को ले लें आप। जी बिल्कुल। तो फिर मेरे जैसे लोग भी ये उम्मीद रखते हैं सर कि कभी मैं ना कभी वो सर दिन आपकी बात आएगा। मैं समझ गया, एक उम्मीद है पीस की। आपने कहा जी कि देयर इज अ होप फॉर पीस, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। क्या आपके ख्याल में इंडियन मीडिया में ऐसी परसेप्शन नहीं है कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू इंडिया, और एक वॉइस है कि पाकिस्तान शुड ईदर बी एलिमिनेटेड, या इसको ख़त्म करें, या अफगानिस्तान से मिलके कि उसे कोई पिंसर मूव करें? लाइक मैं बातें सुनता रहता हूँ कि यार पाकिस्तान इज ईदर irrelevant, पाकिस्तान शुड नॉट एग्जिस्ट, या पाकिस्तान शुड जस्ट बी डिसॉल्व्ड। लाइक इंडिया को खटकता है पाकिस्तान, इज दैट ट्रू या सिर्फ एक मीडिया परसेप्शन है? नहीं, ये मीडिया का मैं ये कहूँगा कि इंडिया को नहीं खटकता। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए और वहाँ बैठे जो लोग हैं उन्हें ये भी देखना चाहिए कि जिसको हम इंडिया कह रहे हैं, आखिर वो कितना बड़ा है। तो एक तो ये है कि साउथ इंडिया के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल भी फ़ीचर नहीं करता। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ, वहाँ भी पाकिस्तान फ़ीचर नहीं करता। सेंट्रल स्टेट्स के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं होता। पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट है, जिसको काऊ बेल्ट भी कहा जाता है, उनके लिए एक ऑब्सेशन है। सो नेचुरली वहाँ पे सबसे बड़ा मुल्क का वोट बैंक भी रहता है, उन स्टेट्स के अंदर। तो उस उन चीज़ों को फिर एक वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए एम्प्लीफाई की जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो हॉस्टिलिटीज़ हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। इतनी तो शायद हम अपने यहाँ पे महँगाई पे बात नहीं करते, जितनी हम पाकिस्तान में हो रही महँगाई या पाकिस्तान में कोई भी टेरर रिलेटेड इंसिडेंट हो जाता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये हॉस्टिलिटीज़ जो हैं, ये नेचुरल नहीं हैं। इनको क्रिएट किया गया है और एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इनको क्रिएट किया गया है एंड देयर इज़ सम रियलिटी टू इट एज़ वेल। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे दरमियान इतनी सारी जंगें हो चुकी हैं, एक बिटर टेररिज़्म का हमारा एक पास्ट रहा है, तो फिर हम्म। लोगों का वैसा सोचना भी गलत नहीं है अगर आपके पॉलिटिशियंस उन बातों को फ्यूल करें तो। राइट। फिर आप साहब ये अभी कहें आपका फिर आपने ये कहा कि पाकिस्तान को एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए या अफ़गानिस्तान के साथ मिलके। अफ़गानिस्तान के साथ मिलके तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये एक स्कूल ऑफ थॉट ज़रूर है
कि पाकिस्तान को एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए, उसको 4 जो है सूबों में टूट जाना चाहिए और व्हाट व्हाट वुड बी लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान वुड बी ओनली पंजाब। तो ये इन चीज़ों को अगर मैं ये कहूँ कि जी ये है ही नहीं, तो ये तो झूठ होगा। आप सोशल मीडिया पे जाएँ, आपको ऐसे हमारी तरफ से दर्जनों यूट्यूबर्स मिलेंगे, प्रोमिनेंट वॉइसेज़ की अगर मैं बात करूँ, जो इन थ्योरीज़ को 24/7 प्रोपेगेट करते हैं और हमारा मीडिया भी यही कहता है कि बस अभी पाकिस्तान टूटा, कल पाकिस्तान टूटा। अब प्रॉब्लम उसमें ये है कि पाकिस्तान का वजूद या फिर ये कहें कि सॉरी टू से बट ये भी एक रियलिटी है कि मुसलमानों का वजूद या इस्लाम का वजूद किसी एक शख्स या एक तंजीम की ख्वाहिशात पे नहीं टिका हुआ कि उधर उन्होंने सोचा और इधर ओवरनाइट वो खत्म हो गए। हाँ, वो किसी की ये एक एक तरह की एक एस्पिरेशन तो हो सकती है। वो उम्मीद उम्मीद रख सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन वो सुबह उठते होंगे तो वो देखते होंगे भाई मुसलमान भी वही है, इस्लाम भी वही है, पाकिस्तान भी वही है। वो सारा दिन फिर अपने इसी काम में लग जाते हैं और दिस इज़ हाउ इट गोज़। सो सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर भी वॉइसेज़ हैं, जो इंडिया के अंदर Right. गज़वाए हिंद से लेके और पता नहीं क्या दिल्ली में आके और सब I जगह know, G. I know. I've heard those voices, and those voices are very hard to listen to. जी, जी, जी। ऐसा ही है सर। जी। तो तो मगर सर मगर ये ये जी। जी, प्लीज़। साहब आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपकी बात वही ग़ज़वा हिंद और दूसरी तरफ पाकिस्तान को तोड़ने की आवाज़ें, ये क्या मेनस्ट्रीम नैरेटिव है या सिर्फ़ एक साइड नैरेटिव है? नहीं, पाकिस्तान को तोड़ने की जो आवाज़ें हैं, वो मेनस्ट्रीम नैरेटिव तो हरगिज़ नहीं है, वो सोशल मीडिया पे हुँ, ज़्यादा एम्प्लीफ़ाई होती हैं। क्योंकि हुँ, मेनस्ट्रीम मीडिया में कहीं न कहीं पे आपको जवाब देना पड़ता है अगर आपसे कुछ पूछा जाए, यू हैव टू बैक इट अप विद सॉलिड एविडेंस। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब पाकिस्तान के अंदर मसलन अभी आपके यहाँ पे जो ट्रेन हाइजैकिंग का इंसिडेंट हुआ, तो उसे बहुत ज़्यादा एम्प्लीफ़ाई किया गया कि एज़ इफ कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू आवर्स कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। इस तरह की बातें लोग करते हैं आके। व्हाट पीपल फेल टू रियलाइज़ इज़ कि मैं तो ये कहता हूँ कि चलें आपने किसी को दुश्मन मान भी लिया है, कोई बात नहीं, आप दुश्मन मानें। आपके मुल्क में आप क्या राय आमा बनाते हैं अवाम के अंदर दैट इज़ एंटायरली अप टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन पीपल। लेकिन एक फेयर असेसमेंट जो होता है किसी भी चीज़ का, वो भी कर लेना चाहिए। मैं और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे थिंकिंग क्वार्टर्स के अंदर एटलीस्ट इस तरह की कोई गलतफ़हमी है। फिर वो चाहे फ़ौज में हो या फ़ौज के से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, they all know the capabilities of पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी आर्मी और वो जानते हैं कि व्हाट वुड इट टेक फॉर पाकिस्तान टू ब्रेक। जब तक आपकी फौज इंटैक्ट है और जब तक कि एक मैं ये समझता हूँ एंड लॉट ऑफ पीपल वुड डिसएग्री विद मी बट जब आप किसी मुल्क के बारे में राय रखते हैं तो वो आपकी अपनी विशेस के ऊपर नहीं होता है कि आप अपने खुद के आपके जो परसेप्शंस हैं वो आपकी थिंकिंग पे इतने ज़्यादा हावी ना हो जाएँ कि आपके अंदर से रैशनैलिटी ही खत्म हो जाए। सो पाकिस्तानी आर्मी ऑल एंड ऑल मेरा ही ओपिनियन नहीं है, शेयर्ड ओपिनियन होगा। आई एम श्योर इन द थिंकिंग क्वार्टर्स ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड द इंडियन गवर्नमेंट दैट इट इज़ a well organized, highly disciplined force. And if push comes to shove, they have the capability to defend their nation. right. Saab, the Pakistan Army may have the capability to defend its nation, but the Pakistan cricket team doesn't seem to have any capabilities right now. अभी आप ही के मुल्क न्यूजीलैंड आए हुए हैं और अभी कोई 3-4 घंटे पहले दोबारा रील हो गए हैं न्यूजीलैंड के हाथों। इंडिया के हाथों भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में एक डिफीट हुई पाकिस्तान को। आपने से स्टांस मुख्तलिफ लिया था। यू सेड दैट पाकिस्तान शुड होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी एंड इंडिया शुड गो टू पाकिस्तान। व्हाई वाज दैट? जी आपका स्टांस बाकी इंडिया के नैरेटिव से मुख्तलिफ क्यों था? देखें अब इंडियन गवर्नमेंट के थ्रेट परसेप्शंस क्या थे अपनी टीम को लेके ये तो वो अच्छा बता सकते हैं। मैं एक इंडिविजुअल की हैसियत में फ़र्द वाहिद होने के नाते अपनी बात कर सकता हूँ। कितना ही अच्छा होता अगर यही चैंपियंस ट्रॉफी हम लाहौर में जीतते। उसका इम्पैक्ट उसको लेके और जो एक हाइप टूर्नामेंट को लेके कितनी ही बड़ी होती अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा होता। आप इसका और अंदाज़ा इंडिया पाकिस्तान में फाइनल जीतता। फाइनल भी पाकिस्तान में हो रहा होता और ये फाइनल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इंडियन टीम यहाँ पर खेल के जीत कर जाती। उसका एक अपना ही चार्म होता, उसकी अपनी एक फॉन्ड मेमोरीज़ होती कि आईसीसी टूर्नामेंट हम पाकिस्तान गए खेलने और वहाँ से जीत कर आए। ये जो हमारी खुशी है, ये कोई 3-4 गुना इसमें इज़ाफ़ा हो जाना था,
अगर ऐसा कुछ होता तो। मुझे तो मैं तो ये साहब मानता हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। आई मीन मैच जीतना इटसेल्फ वाज अ ह्यूज डील, मगर अगर पाकिस्तान में जीते तो वो तो एक तबाही बच जाती है जी कि फैंटास्टिक, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आ गए। हाँ जी, और पाकिस्तान में टूर्नामेंट जीत कर आते, और उससे ये भी होता कि जो एक हेट का नैरेटिव है ना, वो भी बिल्कुल कंप्लीटली डिमोलिश हो जाता। इंडियंस को भी टीवी पे देख लेते कि अगर इंडिया फाइनल जीतता है तो पाकिस्तानी उससे कितने खुश हैं, या उससे वो स्टेडियम के अंदर कोई वहां पे तबाही फेर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ने वो विजुअल्स देखे हैं जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, और विराट कोहली की सेंचुरी को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी ने सेलिब्रेट किया, और उनके सोशल मीडिया पे आप जाके देखें, इतने सारे वीडियोस मिलेंगे। तो जस्ट इमेजिन अगर वही सेंचुरी वो पाकिस्तान में बना रहे होते, तो एक कहीं ना कहीं पे एक हेट का नैरेटिव, सॉरी टू से, अगर वो स्टेट का फैलाया हुआ भी है, वो सारा डिमोलिश हो जाता ओवरनाइट। सो कभी कभार शायद ये चीजें जो होती है ना, इन द लॉन्ग रन ये अच्छी होती हैं। हमारी टीम को आना चाहिए था, मगर देखें जी, ये हमारे दरमियान अब जो रिलेशनशिप है वो इतनी बिटर है कि पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, कि एक तो हमने हाई कमिश्नर्स को एक्सपेल किया हुआ है, हमने ट्रेड बंद की हुई है, कोई खास हमारे दरमियान हमदो-रफ्त भी नहीं हो रही है, लोग भी नहीं आ जा रहे। तो फिर ऐसे में अगर इंडिया कहे कि जी हम तो टीम नहीं भेजते, और पाकिस्तान भी फिर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज़ लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस किए, जिसको कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, आईएसपीआर के ट्वीट अगर आप पढ़ें, वो तो कहते हैं हमने तो कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं माना था। सो आर्टिकल 370 अगर हटा भी दिया, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस। आपकी पोजीशन हमारे जम्मू और कश्मीर को लेके आर्टिकल 370 से पहले जो थी, आज भी वही है। तो उससे अपने ताल्लुकात क्यों खराब करें? अच्छा, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में ये भी नहीं पता कि जो काम इंडिया ने एक सो कॉल्ड आपके नज़दीक हो सकता है कि कहेंगे कि जी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसका जो तशख़्ख़ुस है वो चेंज कर दिया। तो मेरे जैसा बंदा सामने से कहे भाई 1949 का कराची एग्रीमेंट फिर क्या है? आपने भी तो अपने तरफ के जो गिलगित-बाल्टिस्तान को, आपके तरफ का जो जम्मू-कश्मीर जिसको हम पीओके कहते हैं, आप आज़ाद जम्मू-कश्मीर कहते हैं, उससे अलग कर दिया था ना। तो आपने बाइफरकेट कर दिया, इधर इन्होंने उसका जो है तशख़्ख़ुस चेंज कर दिया। तो वो काम जो आप 50 साल पहले कर चुके थे 1949 में, इन्होंने 2019 में कर दिया। सो मेरा ये कहना है कि हमें माज़ी में ना रह के, वी नीड टू लुक फॉर न्यू रेफरेंस पॉइंट्स, राइट। और न्यू उन्हीं की रेफरेंस तरफ हमें पॉइंट्स। जाना होगा, बिकॉज़ माज़ी में रह के हम सिर्फ़ अपने पुराने जो जो भी ज़ख्म हैं, उन्हें ही कुरेद सकते हैं, उसके अलावा कुछ हासिल कुछ नहीं होगा। साहब आपने सही कहा, मगर मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो माजी को देखते हैं और कहते हैं कि यार आजकल का इंडिया देख के लगता है जैसे टू नेशन थ्योरी सही थी। और ये बड़े इज्जत वाले लोग लाइक डॉक्टर मुबारक अली टाइप, दो हुँ, सॉर्ट ऑफ पीपल के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने कहा था यार आजकल जो इंडिया जिस तरफ जा रहा है वो एक डेंजरस पाथ पे जा रहा है। हिंदुत्व का राइज और एक व्यू कि भाई इंडिया इज ओनली फॉर द हिंदूज या इंडिया इज ओनली फॉर वन रिलीजन और वन आइडिया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वेल, सबसे पहले तो मैं एक बिल्कुल एक वाज़े अल्फ़ाज़ में ये बात कह दूँ कि आई डोंट सब्सक्राइब टू एनी सॉर्ट ऑफ रिलिजियस नेशनलिज़्म। आप ऑन सेकुलर गॉड, से वो तो आपने ठीक है? क्लैरिफाई किया तो हुआ है। हाँ जी, तो एक तो मैं ये जी। कह दूँ कि मैं किसी भी किस्म की मज़हबी कौम परस्ती को ना ही तो सपोर्ट करता हूँ, अगर कुछ करता हूँ तो उसे कंडेम करता हूँ, ठीक है? तो मैं तो नहीं समझता कि इंडिया को कोई एक हिंदू स्टेट जो है बनेगा या बनना चाहिए। स्टेट जो है वो तो एक माँ की तरह है, जिसके लिए उसके तमाम बच्चे बराबर होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनका मज़हब क्या है। आप जिस मुल्क में मैं खुद रहता हूँ, अगर आप मेरी प्रिंसिपल पोज़ीशन ही लें, अगर मैं ये कहूँ न्यूज़ीलैंड को एक अगर अगर इंडिया को एक हिंदू स्टेट होना चाहिए, तो कल को मेरे ही फेस पे आके कोई गोरा ये कह दे कि जी फिर न्यूज़ीलैंड को भी ना एक क्रिश्चियन स्टेट होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि अमेरिका को भी एक क्रिश्चियन स्टेट होना चाहिए, जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है गोरों की, ठीक है? हूज़ उनके जो भी एंसेस्टर्स होंगे हैपन टू बी क्रिश्चियंस एट सम स्टेज इन देयर लाइव्स, ठीक है जी? तो फिर तो उस हिसाब से क्या हम इंडियंस, ये वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनसे भी मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप तैयार होंगे इंडिया वापस आने के लिए?
या ये कहने के लिए कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, या फिर आप उसको कंडेम करेंगे? अगर हम उसको कंडेम करेंगे तो फिर हम अपने स्टेट को, जो कि सेक्युलर है, जो कि सबको इक्वल राइट्स देता है, हम वहां पे इस तरह की आवाज उठा नहीं सकते हैं। तो ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात तो हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ना ही तो हुकूमत की ये पॉलिसी है और ना ही इंडिया कोई इस तरह का स्टेट बनेगा। अब रहा सवाल हिंदुत्व का, तो उस पे हम जो है बात कर सकते हैं प्लीज। साहब, हिंदुत्व के ऊपर आपने पहले भी बात की हुई और आपने ये भी कहा है कि इसके राइज से इंडिया की माइनॉरिटीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या आप इस बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं जी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट यू सी इट हैविंग ऑन द माइनॉरिटीज इन इंडिया? मैं आप ही से एक सवाल पूछ लूं कि आपको हिंदुत्व की फिलॉसफी जो भी आपने पढ़ी है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? साहब, अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी हिंदुत्व के ऊपर, पाकिस्तान की लिखी हुई। हमारी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इरम, पीएचडी कर रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। उनकी बुक के अंदर उन्होंने कहा था जी, हिंदुत्व का एसेंस या जो उसका एक पार्ट है जो विच इज़ वेरी स्केरी फॉर मी इज़ पॉलिटिकल वायलेंस। एंड ये उनकी डेफिनेशन है कि हिंदुत्व के अंदर एक आइडिया कि इंडिया इज़ फॉर हिंदूज एंड फॉर इट्स ए हिंदू नेशनल स्टेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन्वॉल्वड। दैट इज व्हाट स्केयर्स मी। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर यही बात आज से 78 साल पहले किसी इंडियन लीडर ने कही होती कि भाई आप, हम्म। जब इस खित्ते के अंदर, आपसे मेरी मुराद है मुसलमान हिंदुस्तान के बड़े सगीर के, आप अगर मजहब के नाम पे एक रियासत बना रहे हैं जिसका नाम पाकिस्तान होगा, तो अगर उस खित्ते की मेजॉरिटी कम्युनिटी ये कहे कि जी हम भी एक हिंदू स्टेट बना रहे हैं, तो फिर आप हम्म। क्या कहते? साहब, आप मुझे जानते हैं, आई एम अ सेक्युलर लाइक यू। मेरे ख्याल नहीं, में मगर हैविंग फिर एन भी मैं, इस्लामिक, आप उन लोगों की बट तरफ बात से आपकी जवाब सही दें। है, बात आपकी जी, बिल्कुल सही है। अगर एक इस्लामिक स्टेट बन रही है, उसके मुकाबले में एक हिंदू स्टेट बने, क्रिश्चियन स्टेट बने, किसी को रोकने का हक नहीं होना चाहिए। इफ द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वांट टू मेक अ हिंदू स्टेट, इट्स देयर राइट। एब्सोल्युटली। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक़्त आप एक इस्लामिक स्टेट बना रहे थे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना रहे थे, उस वक़्त हमारे आबा-ओ-अजदाद किसी हिंदुत्व में पार्टी या उस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करने वाली जो आरएसएस है या हिंदू महासभा जो उस वक़्त थी, उसके पीछे नहीं जी, खड़े थे। नहीं हमारे खड़ा थे। बड़े मेजॉरिटी में नहीं खड़े थे जी। हमारे बड़े से मैं बात कर रहा हूँ, हमारी मेजॉरिटी सोसाइटी जो है। जी, मेजॉरिटी में हमारे नहीं खड़े थे। हमारे लीडर्स महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे, सरदार जी, पटेल थे। हमारे बिल्कुल जी। लीडर्स सेक्युलर थे। उन्होंने जिस जी, हिंदुस्तान की बुनियाद रखी वो भी सेक्युलर ही है। उसका राइट। एसेंस जो है वो वही है जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट का होना चाहिए आज के दौर बिल्कुल में। जी। वही मॉडर्न नेशन स्टेट जिसके अंदर मुमकिन है कि पहले जो लोग जिनके आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान से हिजरत की पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान भी फिर उनको रास नहीं आया और वहां से फिर वो 1 करोड़ आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और वहां से फिर वो चले गए कोई किसी अंग्रेज के मुल्क में रहने के लिए। ठीक है जी। तो पॉइंट मेरा ये है, मॉडर्न डे स्टेट्स जो होती हैं वो तो होती ही सेक्युलर हैं, क्योंकि उनकी जो बुनियाद है वो जमहूरियत पे टिकी होती है। अब जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट जो है वो तो सर इट इज एज मच नोन टू यू एज टू मी कि वो तो एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड है, वन मैन वन वोट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका रिलीजन क्या है और क्या नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने हिंदुस्तान बनाया और हमने हिंदुत्व को नहीं, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं सब्सक्राइब किया। इफ एनीथिंग वी रिजेक्टेड। जब हम रिजेक्ट करते हैं द आइडिया ऑफ पाकिस्तान को, तो ये कैसे हो सकता है हम ये कहें कि जी द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज बैड बट द आइडिया ऑफ अ हिंदू स्टेट इज गुड? तो वो तो फिर वैलिडेट जो भी डॉक्टर मुबारक अली हो या उनके जैसे और इंटेलेक्चुअल्स हो उनकी थ्योरी को कर देता है। लेट्स फेस फैक्ट्स। एक तो हमने वो नहीं किया। एक इसी इसी से जुड़ी हुई ना एक बड़ी अच्छी मुझे एक मिसाल याद आई है जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो जी तो। साहब, प्लीज प्लीज। जब हमारे यहाँ पे पार्टीशन हो गई और उसके बाद मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो पाकिस्तान चले गए। जो अशराफिया थी वो पाकिस्तान चली गई, जो इलीट सो कॉल्ड यूपी सीपी बिहार के। तो पीछे बहुत सारे मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे रह गए थे। उन्हीं में से एक चौधरी खलीकुज़्ज़मान भी थे। ज़्यादातर जी। पाकिस्तानी ये बात नहीं जानते कि चौधरी साहब बाद में पाकिस्तान आए, थोड़ी देर बाद आए, पहले वो इंडिया में रह गए थे। आई अच्छा, सी। तो
चौधरी खलीकुज़्ज़मान वो शख्स हैं जिन्होंने लाहौर रेज़ोल्यूशन जो आगे चल के पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन बना 1940 का, उसको सेकंड किया था। अगर आप वो फ़ेमस जो तस्वीर है ना देखें, तो उसमें आपको पीछे चौधरी साहब दिखाई देंगे जिन्ना साहब के। तो अच्छा, तो चौधरी साहब गए नहीं, तो कांग्रेस की आप दरियादिली देखें कि उन्होंने चौधरी साहब के पास वो गए। उन्होंने कहा, "चौधरी साहब, हमें खुशी है कि आप यहाँ रह गए हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े आप लीडर हैं, उनकी आप नुमाइंदगी करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी आप एक हिस्सा बनें।" तो जिस रात हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिन लोगों ने एड्रेस किया, 3-4 लोग थे, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनमें उन्हीं में से एक चौधरी खलीकुज़्ज़मान भी थे। तो चौधरी साहब जब स्टेज से नीचे आए अपनी स्पीच देके, तो पंडित नेहरू ने उनको गले से लगा लिया और ये कहा कि आप बिल्कुल भी आप जो हैं जज़्बाती ना हों, आप यू आर किथ एंड किन ऑफ आवर्स, आप हमारे खून का राइट। एक हिस्सा हैं और आप ठीक। हिंदुस्तान के मुसलमान जो यहाँ रह गए हैं, उनकी नुमाइंदगी करें। चलें हुँ। जी, शॉर्ट स्टोरी ये है कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलना शुरू किया। तो उन्हीं दिनों में मोहम्मद इस्माइल नाम के एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मद्रास से आते थे वो, आज का चेन्नई। तो उन्होंने एक मोशन जो है टेबल किया कि जो मुसलमान रह गए हैं हिंदुस्तान में, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएँ। तो जब ये राइट। बात की उन्होंने पेशकश की, तो फ़ौरन इस बात की तायीद जो है वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब ने कर दी कि हाँ, हाँ, ये बात तो होनी चाहिए, मुसलमान जो रह गए हैं हिंदुस्तान में, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएँ। सरदार पटेल इस पर बोले कि चौधरी साहब, आपकी तो मुहिम ही सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरू हुई थी 1908 में। 1908 के अंदर इट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मुस्लिम जो थे हिंदुस्तान के बरे-सगीर के, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी गईं और वो अंग्रेज़ ने वो एक ज़हर का टीका लगाया कि इनके अंदर एक अलायदगी पसंद की एक तहरीक यहीं से शुरू हुई और आगे चल के वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड एक सेपरेट कंट्री के अंदर तब्दील हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और वो सेपरेट कंट्री भी पाकिस्तान दे दिया गया, जितनी आबादी थी मुसलमानों की, उसके हिसाब से यू गॉट योर शेयर ऑफ द लैंड, इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, अब भी आप ये कह रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएँ। अगर आपको ये मुल्क रास नहीं आ रहा, यू हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल टू यू, आप चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं। चौधरी साहब इसके बाद उन्हें लगा कि हाँ, मेरे पास कोई मॉरल जवाज़ नहीं है अब। मैं क्या इसके इसके बरक्स कोई आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट दूँ? तो चौधरी साहब फिर गए एयरपोर्ट वहाँ से और सीधा कराची फ्लाई करके चले गए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बात हो रही थी वन मैन वन वोट की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका मज़हब क्या है, आप कहाँ से आते हैं, कैसे दिखते हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। कितनी बड़ी बात है साहब कि 5000 साल की जो रिटन हिस्ट्री है, उसके अंदर जो दलित हमारे यहाँ के पिसे हुए थे, कोई उनका से नहीं था। यहाँ के राजे, यहाँ के नवाब, यहाँ के शहंशाहों ने कभी आम आवाम से ये बात नहीं पूछी थी कि तुम्हारा क्या वोट में तुम्हारा क्या इसके अंदर कहना है? कहाँ पे क्या हुँ। बनेगा, क्या नहीं? हर इंसान को वोट का हक मिला। हुँ। हाँ जी, वो ये कह जी। सकता था बड़े फ़ख्र के साथ कि मेरा भी इसमें एक मत है, मेरा भी ओपिनियन है कि हुकूमत में कौन होगा, हमारा उसमें क्या हिस्सा होगा, तो सबको बराबर ला खड़ा किया उस चीज़ ने। राइट। तो ऐसे ठीक। में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करना या कुछ और, वो बात गलत थी। बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर ये अंसर जो है, बट वी आर मुस्लिम्स, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, मुसलमानों के अंदर ये चीज़ आपको हमेशा दिखाई देगी। ये सेंटेंस आपको कितनी बार आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपको कहीं जाएँगे तो आपको सुनने में मिल जाएगा, बट वी आर मुस्लिम्स। तो साहब, आर यू टॉकिंग अबाउट मुस्लिम एक्सेप्शनलिज्म कि हमारे लिए कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते? हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिलें, दे लाइक द सेक्युलरिज़्म ऑफ द वेस्ट, दे लाइक लिविंग ओवर देयर, वहाँ की इक्वालिटी उन्हें बड़ी पसंद है, जो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे जो भी आपको मौके दिए जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन हुँ। पाकिस्तान उन्हें इस्लामिक चाहिए। जी, वो एक क्वेश्चन वो कहते हैं जी तो कि बट वी आर बात मुस्लिम्स, जी, जी। इस्लामिक मुल्क में ये नहीं गोइंग हो बैक सकता। टू जो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हिंदुत्व ना ही तो मुगल रूल में था, ना ही अंग्रेज के ज़माने में था। हिंदुत्व तो पिछली सदी का जो है पोस्ट कॉलोनियल एरा का एक फिनोमिनन है। ये हमेशा से नहीं था। ये हमेशा से नहीं था, अगर हमेशा से होता, तो हम जब आप पाकिस्तान बना रहे थे, हम भी कोई हिंदू स्टेट बना रहे होते। अगर ये अवाम के अंदर एक पॉपुलर ओपिनियन होता तो।
अगर ये पॉपुलर ओपिनियन होता तो बीजेपी 2014 के अंदर एक फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में नहीं आती, उससे 70 साल पहले आ गई होती, या कम से कम 20 साल पहले आजादी के बाद आ गई होती। उन्हें 70 साल ना लगते। अब इन 70 सालों में क्या हुआ, मैं तो चाहता हूं एक तफसीलन प्रोग्राम करें आप किसी दिन, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि हिंदू नेशनलिज्म की राइज, हिंदुत्व की जो राइज है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बट साहब, ब्रीफली, that we will put a pin on it and we will discuss it because the rise of हिंदुत्व अभी तक समझ नहीं आई हमें। पाकिस्तान बैठे हुए लगता है कि पिछले 10 सालों में एकदम सब कुछ सैफरन हो गया। आपकी किताबें बदल गई हैं, आपकी हिस्ट्री बदल गई है, आपके किताबें लोग नहीं बदल बदली, गए, आपके हीरोज बदल गए। किताबें नहीं बदली और हिस्ट्री भी नहीं बदली। लेट मी अश्योर यू दिस, मैं इंडिया जाता रहता हूं साल के अंदर 2 महीने जी, ऑलमोस्ट आता हूं वहां पे। अब तक ऐसा जी कुछ नहीं बदला। हाँ, वो अगर हालात इस तरह के रहे तो हो सकता है आने वाले टाइम में बदल जाए, साहब, लेकिन अभी जो आवाजें आ रही हैं इंडिया से, आपके ओ यस, पॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि मुगल निकाले गए हैं किताबों से, कुछ और हीरोज डाले गए हैं, चेंजेस हुई हैं, लैंग्वेज के अंदर चेंजेस हुई हैं। देयर इज अ सर्टेन सैफ्रनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए लोगों ने कि यार ये हो क्या रहा है। एंड ये मैं आपको बता रहा हूँ साहब, ये हमने होते देखा था पाकिस्तान के अंदर ज़िया दौर में। एकदम ओवरनाइट हमारी मूवीज जो थी वो इस्लामी हो गई थी, हीरोज हमारे मुसलमान हो गए थे, जंगों की खबरें आना शुरू की थी। आप इंडिया की बॉलीवुड फिल्में उठा के देखें पिछले 10 साल की, bad Muslim, good Hindu only loses because some other bad Hindu traitors. अब समझिए मेरी कहानी, एक नैरेटिव बन रहा है, कहानी बन रही है, which सही। seems very strange. ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में अहदे अहदे वफा ड्रामा अगर आपने देखा हो, तो जी, उसमें फौजी की फैमिली और फौजी खुद और उसके आसपास पूरे जो उसके घर के मेंबरान हैं वो सारे अच्छे हैं, और फरिश्ते हैं जी। उनको छोड़ के बाकी सिविल सोसाइटी की जितनी भी फैमिलीज उस ड्रामे में दिखाई हैं, सबकी फैमिली में कोई ना कोई ट्रबल है, कोई ना कोई एक बैड एलिमेंट है। राइट, बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये बात पर 100% इत्तेफाक रखता हूं कि अगर हालात इस तरह के रहे तो आने वाले वक्त में शायद हमारे लिए कोई ऐसी चीजें हो जाएं जिस पर हम आगे चल के फ्यू इयर्स डाउन द लाइन प्राइड जो आज लेते हैं वो ना ले सकें। पर मेरा ये कहना है सर कि सोशल साइंसेज में ना 2+2 4 नहीं होता हर वक्त। ये हिंदुत्व की राइज के अंदर जो हिंदुस्तान के ऊपर जंगें मुसल्लत की गई पाकिस्तान की तरफ से, 47, 65, 71, 99, फिर एक वेव ऑफ टेररिज्म जो है कश्मीर में हमें देखने को मिली। उसके बाद आप ये देखें कि एक बॉम्बिंग्स जो हमारे यहाँ पे होती थी, तो साहब, वो सब 900 जो है, साल की हिस्ट्री है जो मुसलमानों ने जुल्म किए हुए हिंदुओं पे। मस्जिदें तोड़ी, मंदिर तोड़े, कुछ नेक काम तो नहीं किए मुसलमानों ज्यादा हिंद के पहले अंदर। मैं उनमें नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि हम्म, देखें, मेरा जो इस पे टेक है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान के अंदर अगर तैमूर ने आके और 1 लाख सर यहाँ पे उड़ा दिए और उनकी पूरी मीनार बना दी, तो उसका बदला हम आज के अपने मुसलमान भाई से नहीं ले सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पे अगर महमूद गज़नवी ने, गौरी ने, अब्दाली ने जो कुछ भी किया, हम उनका बदला आज के मुसलमान से नहीं ले सकते, उनका कोई कसूर नहीं है। तो मेरी प्रिंसिपल पोज़ीशन तो ये है। अच्छा, एक मज़ेदार बात आपको मैं बताऊँ कि एक तरफ अगर आप हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें ना, तो ऐसी वॉइसेज़ आपको मिलेंगी, जो ना मुगलिया दौर को ना बड़ा उसको डिमोनाइज़ करती हैं। बहुत कुछ आपको उनके खिलाफ आपको सुनने को मिलेगा, और जी जो बिल्कुल। नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी बहुत कुछ कहते हैं। हमारे यहाँ ना अभी एक G20 समिट हुआ था लास्ट ईयर, अगर आपने खबर देखी हो, और जी, मे बी द ईयर बिफोर दैट। उसमें एक पैम्फलेट था, इस पे आप अगर सर्च करेंगे आपको गूगल पे पूरे आर्टिकल्स मिल जाएँगे। तो उसमें हुआ यूँ कि जो पैम्फलेट्स दी गई वहाँ पे जितनी भी फॉरेन डिग्निटरीज़ आई थी, उनके साथ जो डेलीगेट्स आए थे, उन सबको, और उसमें ये कहा गया कि अकबर का जो दौर था, हम इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं अकबर से, अकबर के दौर से, और इंडियन सेक्युलरिज़्म का अगर कोई फ़ोरफ़ादर था तो वो अकबर था। उसने जिस तरह से अपने यहाँ पे सबको इक्वल जो है ट्रीट किया, उससे वो हमारी जो सेक्युलरिज़्म की पहली हमारी जो है उसकी बुनियाद वहाँ से शुरू होती है। तो ये भी एक मिसाल है जो कि अमूमन लोगों को पता ही नहीं है। आप इस पे वेरी पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। मैं चेक करूंगा जी सर। जी, सो जी, सर, तो ये होता दैट ही है कि सेकुलरिज्म। एक 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 प्रोजेक्शन होती है अपने अवाम के लिए, एक होती है दुनिया के लिए। हम्म, अल्टीमेटली हम हिंदुस्तानियों का जो को लेकर दुनिया के साथ जो रोमांस है ना सर, वो इसी बात हम्म, के लिए है कि हम गांधी, नेहरू और बुद्ध का देश हैं।
ठीक है? अगर हम अपने जी। उस हमारा जो सोशल फैब्रिक है, पूरा ताना-बाना उसी के इर्द-गिर्द बुना गया है। अगर हम उससे हट के कहीं भी जाएँगे, ये ना सिर्फ़ हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों को काबिल कबूल नहीं होगा, ये दुनिया को भी कबूल नहीं होगा। ये भी मैं आपको कहता चलूँ। साहब गांधी और नेहरू की आपने बात की, गांधी और नेहरू तो इस वक़्त इंडिया में जहाँ तक मुझे नज़र आया साहब थोड़े से विलेनाइज़ भी हो रहे हैं, कि जी पंडित नेहरू ये ज़्यादा होते हैं, महात्मा गांधी नहीं होते। महात्मा गांधी को एक ख़ास तंज़ीम के लोग करते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उनके खिलाफ बात करने की जुर्रत कर सके। नहीं, नहीं साहब, मैं ये नहीं कह रहा बात करने की ज़रूरत करेंगे, मैं सिर्फ़ एक बात कर रहा हूँ विलेनाइज़ेशन की सोशल मीडिया पे। मुझे तो मैंने कभी किसी को कहा हो जी कि महात्मा गांधी, मुझे आगे से सुनने को मिल गया जी कि महात्मा क्यों कह रहे हैं आप उन्हें? हाँ, वो मैं देखिए जी, ये इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने ना एक तो तारीख का सही मुताला नहीं किया होता और स्टेट नैरेटिव या कहीं न कहीं पे जो है हमारे हिंदू राइट विंग का जो नैरेटिव है, वो उनके सर चढ़ के बोलता है। तो वो ऐसे लोग आपको देखें जी मिलेंगे इस सोसाइटी में, बट बाय एंड लार्ज जो एक वेल एजुकेटेड बंदा है, जिसने थोड़े बहुत भी पढ़ा है, वो जानता है कि महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और किस तरह की मास मूवमेंट्स उन्होंने खड़ी की हैं अंग्रेज के खिलाफ यहाँ पे। हमारी देखें, चलें इंडिया की तो बात ही छोड़ें। टाइम मैगज़ीन ने आज से कोई 20 साल पहले इस नई सदी के पास में ना एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की थी कि इस पिछली सेंचुरी के सबसे टॉप मोस्ट जो 100 जो लोग जिन्होंने दुनिया को इन्फ्लुएंस जी, किया वो कौन थे? तो नंबर 1 पे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, रीज़न बीइंग कि उनकी कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड में इतनी बड़ी थी कि जिसको हुँ, मेरे ख्याल से कोई उसको सरपास करना डिनाई बड़ा नहीं कर मुश्किल सकता। था। जी, लेकिन सेकंड नंबर पे महात्मा गांधी ही थे। जी, तो दुनिया कैसे देखती है गांधी को, इसकी मिसाल आपको दुनिया भर में उनके 100 से ज़्यादा स्टैच्यूज़ हैं ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, वो बताएँगे। बिल्कुल जी, हम कहाँ बिल्कुल। से आते हैं, साहब महात्मा गांधी के नाम से ही आज इंडिया के अगर कोई भी जाते हैं दुनिया में कहीं पे, हम प्राइड उसी चीज़ पे लेते हैं जी। जी, अब जो कोई साहब ये भी हिंदुस्तान से बाहर ही नहीं निकला, वो बेचारा क्या प्राइड लेगा? सही कहा जी आपने, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। साहब हाउ डू यू सी द मुस्लिम्स ऑफ टुडे? आपको लगता है कि मुसलमान अभी भी कोई 1300 साल पुराना या 14 साल पुराना कल्चर जो है आज के दौर में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं? देखें जी, मैं मुसलमानों के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो इस्लाम है, वो हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से काफ़ी मुख्तलिफ रहा है। हमारे क्या अंदर मतलब एक सब मुख्तलिफ मज़हबी रहा है? अंदर एक मज़हबी रवादारी थी। हमारे यहाँ पे गुंजाइश थी कि मंदिर मस्जिद हमारे यहाँ शाना-बशाना हो सकें। एक ही वक़्त में आप कभी इंडिया आएँ तो आपको बड़ी हैरत होगी, एक ही वक़्त में अज़ान भी हो रही है, मंदिर की घंटियाँ भी बज रही हैं, चर्च के अंदर भी बेल हो रही है प्रेयर के लिए। तो देखें, वो हिंदुस्तान की खूबसूरती है और बाय एंड लार्ज इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, वो आज भी उतने ही डोसाइल हैं जितने कि पहले थे। लेकिन ये होता है कि कुछ ऐसे अ, अब एक ग्लोबल पैन इस्लामिज़्म का दौर था एक ज़माने में जब हमारे यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट हुई और उसके बाद बहुत कुछ अब ये देखें 9/11 के बाद मुसलमानों की दुनिया भर के अंदर एक ज़िल्लत और रुसवाई का एक फैक्टर भी हमें देखने को मिला है, कि मुस्लिम होना आप दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं, आपको एक शक की नज़र से देखा जाता है। तो ऐसा कैसे हो साहब सकता था? शर्मिंदगी की नज़र देखना पड़ता है, हर जगह जाके हर एयरपोर्ट पे आके बंदा माफ़िया माँग रहा होता है कि यार खुदा के वास्ते जाने दो, हम टेररिस्ट नहीं हैं। हाँ, वो अब आपने कह दिया, मैं कहना नहीं चाह रहा था, बस बात ये है कि तो साहब वो कहीं न कहीं पे एक्सप्लेनेशन जो है हुँ, मुस्लिम जो है वो डिफेंसिव पे है। वो अपने जी, आप को एक्सप्लेन करता फिर रहा है कि नहीं, इस्लाम इज़ द रिलिजन ऑफ पीस और ये पिछले राइट, 20 सालों में हमने इतना ज़्यादा सुना है। हुँ, वो उसके और फिर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जिनको अब जो ये कहते हैं येस इस्लाम इज़ द रिलिजन ऑफ पीस, लेकिन ये जो मुस्लिम्स हैं, ये भी हमारे ही सोसाइटी से आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया आज तक। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अ, जो ग्लोबल वेव है एंटी मुस्लिम, ठीक है जी? तो उसका असर हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ है। फिर हमारे यहाँ कश्मीर में जिहाद हुआ, उसके बाद फिर देखें टेररिज़्म की एक वेव आई, तो लोगों के अंदर ये चीज़ें तो आनी थी ऑटोमैटिकली और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो किसी के सगे नहीं होते, वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्होंने भी अपना एक कोर वोटर बेस बनाना होता है। So if that comes at the cost of villainizing the Muslims, then so be it. लोग इस बात का ज़्यादा ख़्याल नहीं रखते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। आवाज़ हमारी इतनी एक कोई मेन स्ट्रीम आवाज़ नहीं है। लेकिन आप ये देखें, आप मैं ये कहता रहूँ
या आप कहते रहें इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन फिर कोई खुदकुश हमलावर जाके अपने आप को कहीं पे फाड़ दे, तो फिर बंदा कब तक डिफेंड करे, कहां तक डिफेंड करे? एक ज़माना था जब हम ऑलमोस्ट प्री नो पोस्ट 9/11 एरा, ऑलमोस्ट फॉर अ गुड 10 टू 15 इयर्स मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स कहते थे कि अरविंद भाई, जब कभी भी कहीं पे भी कोई ब्लास्ट होता था ना, हम फौरन जो है ना सजदे में पड़ जाते थे कि बस अल्लाह ये कोई मुस्लिम ना निकले, ये कोई हमारे इससे ना हो। तो वो देखें जी, मुसलमानों के ऊपर भी वो उसका एक असर पड़ा है। फिर ये है कि मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कौम जो हो ना, अगर उसने तरक्की करनी है तो उसे विक्टिमहुड का शिकार नहीं होना चाहिए। मुस्लिम्स जो है सो ना वो विक्टिमहुड मेंटालिटी मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा है और ये एक प्रॉब्ली एक प्रॉब्लम भी रही है इंडिया के मुस्लिम्स के साथ कि एक विक्टिम मेंटालिटी उनके पास एग्जिस्ट करती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल करती है उनके दरमियान, तो वो उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार हैं, कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है। मसलन सो व्हाट्स आप रॉन्ग विद इंडियन मुस्लिम्स? मैं ये देखें, आपने चलें बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। सबसे हुँ, पहला जो काम गलत हुआ उनके साथ वो ये हुआ कि 1937 का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, अंग्रेज़ के ज़माने का बनाया हुआ, उसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने खुसूसन, लेट मी जस्ट नेम देम, जी, अ, जी। उन्होंने इजाज़त दी मुसलमानों की कि वो उसके साथ कंटिन्यू कर सकें। मेरी हुँ। बात समझ रहे हैं आप? जी, जब जी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रख रहे थे, तो मुसलमानों को बड़ा हमें टाइम लगा समझाने में कि आप भी इस मॉडर्न लॉ को एक्सेप्ट करें। उन्होंने नहीं किया उसे एक्सेप्ट, और एज़ अ रिज़ल्ट फिर कांग्रेस ने भी कहा कि चलें जी, पार्टीशन अभी हुई है, हमें थोड़ी अशकशोई करने की भी ज़रूरत है। एक एक कम्युनिटी 3 मुल्कों में बँट गई है, तो यहाँ के मुसलमान ये फ़ील ना करें कि दे हैव बीन लेफ्ट आउट। उनसे कहा गया कि ठीक है जी, आप इसको रखें टेम्पररी, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ज़रूर लिख दिया कि वन डे द एंटायर कंट्री विल हैव वन सिविल कोड। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, उसकी वजह से हुआ ये कि मुसलमान जो है वो अपने अपने ही मुआशरे से, अपने ही लोगों से धीरे-धीरे कटता चला गया। इब्तदाई जो साल थे, उनमें ये फ़र्क इतना वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन जब ये इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ और उसके रिजल्ट में जो एक सऊदी लेड वहाबी इस्लाम प्रोपगेट किया गया इस बड़े-सगीर के अंदर और पूरी दुनिया भर के अंदर, हमारे मसाजिद के अंदर फंडिंग हुई, हमें एक ऐसा ब्रांड ऑफ इस्लाम बेचा गया, बी इट पाकिस्तान और इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, उसकी वजह से फिर ये है कि मुस्लिम्स को ये महसूस होने लगा कि मसलन आप मेरे घर आ रहे हैं, मैंने इनके घर की मिठाई नहीं खानी, इनके त्योहार की, इससे जो है ये इस्लाम के खिलाफ है। फिर जो लोग यहाँ से गए अरब के अंदर काम करने के लिए, एक ऑयल एज जब वहाँ पे डिस्कवर हुई, वहाँ 40-40 साल वो जिस ब्रांड ऑफ इस्लाम को देखकर बूढ़े होकर जब लौटे, तो उन्होंने आके वो चीज़ें इम्पोज़ की। हमारे यहाँ पे बैतबाज़ी करते हुए बहन-भाई थक के रात को एक ही कमरे में सो जाया करते थे। गाने गाते हुए एक ही कमरे में सो जाते थे, एक ही बिस्तर पे सो जाया करते थे, उसे मायूब नहीं समझा जाता था। लेकिन जब अब्बा जान आए सऊदी अरब से, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अलग सोना है, आपने अलग सोना है, तो फिर धीरे-धीरे मुआशरे में वो तब्दीली आती चली गई और वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा भी आ गया, हज करना भी बड़ा आसान हो गया, उम्रे पे जाना भी आसान हो गया। जब वो गए और वहाँ पे जो उन्होंने इस्लाम की शक्ल देखी, वापस आके वो फिट ना हो सके इस मुआशरे के अंदर। तो एज़ अ रिज़ल्ट वो धीरे-धीरे फिर कटते चले गए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे, जो कि जिनके अंदर ये कहें कि जो थिंकिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो हम तो बिल्कुल टूट जाएँगे इस मुआशरे से। तो उन्होंने अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल्स में भेजा जहाँ पे मेजॉरिटी के बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने अपने आप को मेनस्ट्रीम सोसाइटी से अलग नहीं किया और वो लोग फ्लरिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारे तमाम बड़े-बड़े पोएट्स हों, राइटर्स हों, बिज़नेसमैन हों, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, इसी हिंदुस्तान के अंदर ये भी गुंजाइश थी कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो यू कुड बी अ मोहम्मद रफ़ी, आप नौशाद साहब बन सकते हैं। साहिर लुधियानवी पाकिस्तान से इंडिया चले गए और फिर भी इनको गले से लगा लिया गया। वो आप जावेद अख्तर भी हो सकते हैं, जान निसार अख्तर भी हो सकते हैं, आप यहाँ के प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, शाहरुख प्रेम खान, जी भी हो आमिर सकते खान, हैं जी। यू नेम इट सर। जी, you're right जी। Sir, I agree with the idea that Muslims have probably fared better in India than they have in Pakistan. But at the same time, इंडिया का जो टॉलरेंस लेवल है वो क्या आपको कम होता नजर आ रहा है मुसलमानों के लिए? मैं ये समझता हूँ कि एक तो आप मीडिया के अंदर जो भी रिपोर्ट्स देखते हैं, किसी भी मुल्क के जी। बारे में, मसलन अगर मैं ये कहूँ कि जी पाकिस्तान को लेके दुनिया में एक परसेप्शन है कि
वहाँ बहुत ही अनसेफ कंट्री है, बहुत ही, जहाँ जाओगे वहाँ टेररिस्ट ही टेररिस्ट घूम रहे हैं, जहाँ जाओगे वहाँ पे खुदकुश हमलावर हैं, कोई ना कोई फटेगा, आपको ले मरेगा साथ में। एक नेगेटिव परसेप्शन पाकिस्तान को लेके दुनिया में है। However, I feel that Pakistan is a highly misunderstood country. आपने किसी भी मुल्क के बारे में ओपिनियन रखनी हो, शौक से रखें। बस एक काम करें, उस मुल्क में चंद दिन गुजार के आ जाएं, वहां की सिविल सोसाइटी में बैठ के देखें आप, और आपको पता चल जाएगा कि टॉलरेंस लेवल कितना है और कितना नहीं है। आज भी किसी भी त्योहार में आप हिंदुस्तान के शरीक हो जाएं, होली है, दिवाली है, ईद है, यू नेम इट सर, आपको सोसाइटी के लेवल पे कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे कि जो हर वक्त दे वो ना इस फिराक में होते हैं कि कैसे हम जो है आई बॉल्स को ग्रैब करें, हेडलाइंस को ग्रैब करें। लेकिन बाय एंड लार्ज वी आर टॉकिंग अबाउट नियरली 1.5 बिलियन पीपल। आप आप सोचिए जरा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं पाकिस्तान की कि 25 करोड़ का मुल्क है, क्या 25 करोड़ के 25 करोड़ हाथ में बंदूक लेके घूम रहे हैं? यार थोड़ी अकल के नाखून लें। ऐसा तो नहीं हो सकता। सिमिलरली आप आए और देखें, हमारी मस्जिदों में देखें, नमाज के लिए जो लोग जाते हैं, आपको हैरानी होगी उस्मान साहब, हमारे यहाँ मस्जिदों के बाहर कोई रेंजर्स नहीं खड़े होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को। हमारे यहाँ पे जैसे ही अजान होती है, लोग जल्दी से भाग के, ये नहीं कहते कि चलो चलो भाई भाग के और अगली सफों में खड़े हो जाओ। लोगों को डर नहीं लगता पिछली सफों में खड़े होकर नमाज पढ़ने में भी। अनलाइक अनलाइक पाकिस्तान की, जहां पे बंदे को ये डर था एक टाइम में, जब देयर वाज अ पीरियड ऑफ गुड 7 to 8 years, लोग पीछे के सफों में खड़े होकर नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते थे कि पीछे कोई खुद को हमलावर आएगा और वो आके अपना बम फाड़ेगा और हम सारे मर जाएंगे। मस्जिद के अंदर किसी ने आज तक एक सुसाइड बॉम्बिंग नहीं की है हिंदुस्तान के अंदर, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ दैट सॉर्ट। तो व्हाट डज दैट टेल अस? दैट टेल्स अस कि बाय एंड लार्ज आज भी कौमों का एक दूसरे के ऊपर से एतमाद उठा नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि उस पहले जिस तरह के हालात थे आज वैसे नहीं हैं। बहुत सारे हमें ऐसे जो हैं, ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जिसको देख के बड़ा दिल दुखता है, और मेरे जैसे लोगों का तो खास तौर से। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि वो एक बहुत ही एक छोटी एक माइनॉरिटी होगी। बाय एंड लार्ज जो सोसाइटी है उसमें ये गुंजाइश है ही नहीं सर। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मैंने हिंदुस्तान जाना है या कुछ और। आप मुझसे और सवाल पूछिए, मैं टिका के जवाब दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बंदे को बात खुल के करनी चाहिए। बिल्कुल जी, लकीली सर you're in a place जहाँ पे आपको पूछने वाला नहीं, न्यूजीलैंड में आप आराम से बोल सकते हैं, nobody is going to send RSS goons to your house। आरएसएस की बात की, आरएसएस भी ना, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैंने तो आरएसएस के खिलाफ बड़ा कुछ कहा है हिंदुस्तान के अंदर खड़े होके जलसा आम के अंदर। ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो इतने कोई फनेटिक भी नहीं है। आप उनके दरमियान अगर उठ के और जाएं और बैठे थोड़े बात बात करें तो आपको पता चलेगा कि उनके जो जो भी कंसर्न्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, वो इतने भी गलत नहीं है। अगर नहीं होता, अगर वो सारे ही झूठ पे मबनी होते तो वो इतनी बड़ी आबादी को अपने पीछे नहीं लगा रहे होते। मैं तो उनके दरमियान भी अगर जाके बैठूं तो वो भी मुझसे एक सिविल डायलॉग करेंगे, वो भी मुझे मारेंगे नहीं कोई। कौन से वाले जी, आपने किनकी बात की मैं अभी? कह रहा हूँ मजीद निजामी साहब के जो नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन जो है, जो, जी 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 ठीक है, मैं अगर उनके दरमियान भी बैठ के अगर बात करता हूँ, लेट्स डिस्कस द जी। आइडिया ऑफ पाकिस्तान, वो भी बड़ा आराम राइट। से सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, अभी आपने एक डिस्कशन की थी हमारे साथ कि आप आए थे पाकिस्तान 2018 में और फिर अभी रिसेंटली पिछले साल पाकिस्तान में 2024 में। क्या आपको फ़र्क नज़र आया 6 साल के अंदर? वेल, सबसे पहला जो फ़र्क नज़र आया कि मुझे ना 2018 के अंदर हुकूमत पंजाब की खुसूसन, ठीक है, दिखाई ही नहीं दे रही थी कहीं पे। चीफ मिनिस्टर साहब जो थे, ऐसा लग रहा था कि बस वो नींद से उठकर आए हैं, कहीं उनकी कोई प्रेज़ेंस ही नहीं थी। पंजाब की तो कहीं बात ही नहीं हो रही थी, पंजाबियत की कहीं बात नहीं हो रही थी। ठीक है, इमरान खान का एक चार्म था पूरे मुल्क के अंदर, जो भी स्पीचेस हो रही थी या जो भी बड़े अनाउंसमेंट्स होते थे, टीवी में देख लें, कहीं पे मीडिया में, तो इमरान खान छाए रहते थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ मुझे कि एक खातून जिनका नाम मरियम नवाज़ शरीफ है, वो सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस भी महसूस कराई है लोगों को। जश्न पंजाब फेस्टिवल हो रहा था जी, मैं जब वहाँ गया। उसके बाद ये हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा था। कितने सालों के बाद ये लोगों को उनकी धरती से जोड़ने का
इस तरह का कोई एक प्रोग्राम जिसके अंदर आप अपने माल मवेशी घोड़ों जानवरों को लेकर आए, शो करें किसके कितने अच्छे हैं। देखिए जी, यही वो चीजें होती हैं जो कि सोसाइटी का ना माइंड, उनका जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करती हैं टूवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव। मसलन अगर वहां पे अब तो पहली बार हुआ है 16 साल बाद, नेक्स्ट ईयर जब होगा तो लोगों ने कहना है कि भाई अच्छी नस्ल का कोई घोड़ा तैयार करो, अच्छी नस्ल की कोई भैंसें हों, ठीक है जी, बकरे हों, आपके ऊंट हों, उनको जाके हम वहां पे शोकेस करेंगे। उसकी क्या पता है, हो सकता है हमारा कोई लाखों में बिके। वो धरती से राइट, जोड़ने का काम कर रही हैं। पंजाब राइट, you're फेस्टिवल हो absolutely रहा था, right. पंजाबी फेस्टिवल। फिर आप ये देखें लाहौर में ऑलमोस्ट हर शाम को आप आपसे भी मेरी मुलाकात फैज अहमद फैज के फेस्टिवल में ही हुई थी। जी साहब, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे जी, ऐसा लग रहा था कि एवरी इवनिंग वाज अ सेलिब्रेशन, जी, सेलिब्रेशन ऑफ पंजाब, सेलिब्रेशन ऑफ पंजाबियत। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने लोगों को अपनी रूट्स के साथ में जोड़ने का काम कर रही हैं। अच्छा, मैंने उस्मान बुजदार साहब से या इमरान खान साहब से, और फॉर दैट मैटर उनसे पहले जितने भी कोई लोग रहे होंगे, किसी के मुंह से इस किस्म की बात नहीं सुनी जो मैंने क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहिबा की ज़बानी सुनी। 22 जनवरी से लेके मैंने प्रीटी मच ऑन अ सिंगल डे उनके जितने भी स्टेटमेंट्स आ रही थी, अभी भी आप सोशल मीडिया उठा के देखें। व्हेन वाज द लास्ट टाइम उस्मान साहब कि जब किसी पंजाब के चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने यह कहा हो कि इस मुल्क में रहने वाले सारे माइनॉरिटीज मेरे अपनी बॉडी का, मेरे अपने जिस्म का हिस्सा हैं, और इनको अगर कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो वो मुझे भी तकलीफ पहुंचाएगा। कि उन्होंने एक माइनॉरिटी कार्ड का प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर। ठीक है जी, पाकिस्तान पे कितना क्रिटिसिज्म होता है माइनॉरिटीज को लेके, एंड लेट्स फेस इट कि एक हुँ, क्रिटिसिज्म है यूएनएचआरसी की तरफ से, इंडिया की तरफ से भी जेन्युइन आता है, और विद इन क्रिटिसिज़्म है, जी, यू बिल्कुल। नो द थिंकिंग सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी वो भी क्रिटिसिज्म करते हैं। जी, मगर वहां की सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कह रही हैं, उनको एक माइनॉरिटी कार्ड का दिवाली पे उन्होंने वादा किया, 2 ढाई महीने में उसको ना सिर्फ डिलीवर किया बल्कि बार बार। एक तो ये होता है ना कि जैसे जिन्ना साहब ने कहा 11 अगस्त की स्पीच, अब ले दे के बेचारा जो सेक्युलर लिबरल तबका है पाकिस्तान का, उसके पास एक ही स्पीच है जिन्ना साहब की जिसको वो कोट करते रहते हैं। लेकिन वो उसके बाद की जो जितनी स्पीचेस हैं उनको कभी कोट नहीं करते। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ना सिर्फ उस बात को रिपीट किया, बल्कि हर हफ्ते में कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी आ जाती थी जिससे ये एहसास हो कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का पुरसाने हाल पूछने वाला वाकई में कोई लीडर है। पाकिस्तान हैज़ अ मैसिव इमेज प्रॉब्लम एंड आई एम ग्लैड कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस इमेज को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। मगर मुझे लगता है ये कि सिर्फ एक इमेज की ब्रांडिंग है। अगर आप माइनॉरिटीज़ का हाल पाकिस्तान और इंडिया दोनों में देखें, दोनों मुल्क अभी भी टियर 1 कंट्रीज़ ऑफ कंसर्न हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिश्चियंस, ट्रीटमेंट ऑफ अदर माइनॉरिटीज़। क्या ये क़यामत तक रहेगा कि माइनॉरिटीज़ का हाल दोनों मुल्कों में पिचका ही रहना है? चलें, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा आपका सवाल है जी, एंड आई एम श्योर इसके ज़रिए बहुत सारे मिथ जो हैं वो बस्ट हो जाएँगे। जी, एक तो बिल्कुल। ये कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की ही रिपोर्ट है जिसको डॉन के अंदर भी पब्लिश किया गया है। इट इज़ ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम यू। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी। ऑलमोस्ट 5,000 हिंदूज़ हर साल इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान जी, से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर इतने ही पिसे हुए हैं, सो हाउ हुँ। मेनी मुस्लिम्स आर माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान? नेट ज़ीरो जी, कोई मुसलमान इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं, बिकॉज़ पाकिस्तान तो आने का मतलब है कि एक बुरी हालत से बहुत बुरी हालत में पहुँच जाएँ। हाँ, तो फिर एक जब आप ये कहें कि बुरी हालत से बहुत बुरी हालत में पहुँच जाना, एक तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के हालात वो नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान में बताए जाते हैं। एब्सोल्यूटली जी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। हमारे यहाँ पर किसी के अज़ीम प्रेमजी बनने की गुंजाइश है कि आप हुँ, सबसे अमीर तरीन मुसलमान, 12-13 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है। पाकिस्तान तो जी। पूरा मुल्क ही मुसलमानों का है। आप एक अज़ीम प्रेमजी या उनके आधे का भी आधा कोई नेटवर्थ वाला क्यों ना पैदा कर सके? नंबर 1 पॉइंट। सर उसकी बात तो सुनिए, ठीक है मैं जी। 2-4 बातें कह दूँ, जी, जी, ज़्यादा बड़ी नहीं। जी। हमारे यहाँ पे एक ज़माने में हाजी मस्तान नाम के अंडरवर्ल्ड के डॉन हुआ करते थे इसमें मुंबई में। उसके बाद दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, और ये एक के बाद एक इस तरह के नाम आपको आज भी मिल जाएँगे, अबू सलेम एंड ऑल। कोई कराची का हिंदू डॉन क्यों नहीं पैदा हुआ, जिससे कराची काँपता हो? कराची में हिंदुओं की आबादी है, अच्छी खासी आबादी है, लाखों में है। वहाँ से कोई क्यों नहीं निकला, कोई दाऊद इब्राहिम का इक्विवेलेंट, कोई हाजी मस्तान का, छोटा शकील का,
अबू सलेम का इक्विवेलेंट क्यों नहीं निकला, हिंदुओं के अंदर से कोई डॉन क्यों नहीं निकला पाकिस्तान में। बस ये कैसे डरे हुए मुसलमान हैं हिंदुस्तान के कि इनके अंदर से इतने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन भी निकल जाते हैं, इनके इनके अंदर से प्रेसिडेंट्स भी निकल जाते हैं, इनके अंदर से जो हैं आर्मी चीफ्स भी आ जाते हैं, इनके अंदर से यू नेम इट कोई प्लेयर्स भी आ जाते हैं बड़े बड़े खेलने वाले। पाकिस्तान में क्यों ना हो सका कभी ऐसा। तो एक तो बात यह है सर कि लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। मैं बड़ी ही जी माजरत के साथ ये कह रहा हूं नहीं सर, कि माजूद मैं आपसे ले रहा हूँ बिकॉज जी दीज थिंग्स नीड टू बी आंसर्ड, ओ राइट? यस कि शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान जो आज इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूं, कम से कम जब से मैंने होश संभाला है तब से यही रूल कर रहे हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की वजह से है? नॉट एट ऑल। हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के मेजॉरिटी हिंदूज अगर इनके फैन नहीं होंगे तो ये इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बनेंगे। अच्छा, अमिताभ बच्चन का बेटा तो हिंदू है, अभिषेक बच्चन, वो फिर शाहरुख खान जितना पॉपुलर क्यों ना हो सका। हम हिंदुओं में इतनी ताकत थी तो उसको बना देते बहुत बड़ा हीरो। उन इनके बराबर का टैलेंट को कोई कहीं नहीं दबा सकता, वो दुनिया में कहीं पर भी हो, वो फ्लरिश करता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी इतनी वाइब्रेंट है कि उसके अंदर से आपको ऐसे ऐसे लोग आपको आपको मिलेंगे। अभी जाकिर हुसैन साहब की डेथ हुई, थोड़े दिन पहले जी की बात है, हमारे जी मशहूर तबला प्लेयर, हाँ जी, जी जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न से जिनको नवाजा गया, जो हमारा जी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो शहनाई ही तो बजाते थे लोग कहेंगे, लेकिन उनकी शहनाई जो थी वो इस देश के हर इंसान की आंखों में आंसू ला देती थी। ये उनकी अजमत थी जिसकी वजह से वो उस मुकाम तक पहुंचे। यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी के जनाजे में जितने करोड़ों लोग शामिल हुए, उतने शायद मेरा नहीं ख्याल कि किसी कितने भी बड़ा कोई हिंदू कोई सिंगर रहा हो, म्यूजिशियन, एक्टर, उसके जो है जनाजे में शामिल हुए हों। आई एग्री जी। साहब, कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो एक चीज क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान इज द नेचुरल सक्सेसर टू द मुगल एम्पायर। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? क्या मुगल एम्पायर का नेचुरल सक्सेशन भारत है या पाकिस्तान? ना ही तो मुगल अंपायर का नेचुरल सक्सेसर भारत है, ना ही मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के अगर कोई नेचुरल सक्सेसर्स हैं तो वो यहाँ के लोग हैं। उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, जैन हैं, यहाँ तक कि जो थोड़े बहुत चंद हजार यहूदी हैं वो भी हैं। बल्कि मैं तो वेल यहाँ तक सेड। जाऊंगा कि अगर आपने हमारी कोई पुरानी हिंदी फिल्म देखी हो, उसमें एक हमारे हम्म एक्टर हुआ करते थे टॉम ऑल्टर, याद है हम्म आपको? अगर नहीं हर साहब, इतने पुराने मुझे याद नहीं। आज मैं चले आप बात चली है, इट वोंट टेक लॉन्ग, जी मैं उनकी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, उससे आपको जी जो है अंदाजा हो जाएगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। ठीक है? और फिर अगर आपने थोड़ी बहुत हिंदी फिल्में देखी हो तो आपको पता जी चल जाएगा कि मैं किसकी बात हो रही है। मैं इस शख्स की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये वो अक्सर प्ले करते थे गोरे का रोल, क्रांति कोहली में का भी रोल मेरे प्ले ख्याल में करते याद। थे। जी ठीक जी है? जी ये बिल्कुल। एंग्लो और इंडियन कश्मीरी थे। पंडित थे। जी अभी जी जी जी, जी। अच्छा, इनका बेटा है जर्मी, वो भी उतना ही गोरा है और उतनी ही अच्छी हिंदी बोलता है जितनी कि टॉम अल्टर साहब बोलते थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ साहब कि जब अंग्रेज यहाँ से चला गया, तो टॉम अल्टर साहब के जो बड़े थे उन्होंने ये तय किया कि ये मुल्क तो हमारा है। हम्म तो इस देश में, इस मुल्क में इतनी गुंजाइश थी कि अंग्रेज जिन्होंने हमारे ऊपर 200-250 साल हुकूमत की, हमारे साथ ज्यादतियां भी की, जब हमने एक आजाद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी, तो जो अंग्रेज इस हिंदुस्तान को, इस सरजमी को अपना घर मानता था, हमने उसको भी गले से लगा लिया। जी तो ठीक है, इनसे पूछा गया एक दफा एक इंटरव्यू में, मुझे बड़ी ये बात बड़ी हंसी वाली है, थोड़ा आप इस पे तवज्जो दीजिएगा। तो जी हमारे किसी हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने कहा, टॉम वॉल्टर साहब आप ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने मुंह से। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा आपकी पैदाइश कहाँ की है? तो कहने लगे जी इस हिंदुस्तान की। वो कहते हैं मेरी भी पैदाइश भाई यहीं की है, मैं मसूरी में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, मेरे ख्याल से वहीं पे वहीं की उनकी पैदाइश है। कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कोई जो है अल्लाह ताला की तरफ से, मुसलमान जो है सॉरी, वो कोई ऐसा कोई जो है क्या कहते हैं जी इंतकाल नहीं चढ़वा के आया था कि जिस दिन जो है मुगलिया दौर खत्म होगा उसके बाद जी में ये मुल्क हमारा हो जाएगा। राइट ये कौन सी दुनिया में बैठे हो भाई? कम जी टू द रियलिटी, कम टू द सेंसेस।
ठीक है, जी ये जी मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट का दौर है। यहाँ पे जी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बिहाफ पे, उसके बेसिस पे वन मैन वन वोट की हैसियत से आप बराबर के शहरी बनते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी ये तय करती कि हमारे हुक्मरान कौन होते। ये क्या बात हुई साहब? आज किसी को बताएंगे ना कि जी हमारे बड़े मुगल थे, लोग हंसेंगे। लोगों ने कहना है कि ये कौन जाहिल है जो उठकर आ गया है, वो कौन सी दुनिया में बैठे हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म के ना हजारों सालों की पहले की तारीख में चले जाते हैं। मैं उनको ये हम्म कहता हूं कि दोज पीपल, जो बात पंडित नेहरू ने भी की, दोज पीपल आर अ पेटिसाइट। उन्हें पता ही नहीं है कि असल में दुनिया पीछे नहीं जाती है भाई, वो आगे बढ़ती है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, यू कांट लिव इन द पास्ट। पास्ट की जो चीजें हैं वो आप पीछे छोड़ देते हैं, इंसान आगे बढ़ता रहता है। आज हम जब प्राइड लेते हैं दुनिया के अंदर, छोटी सी बात है सर, हम जाके ये कहें कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो वो प्राइड इसी बात पे है कि यहाँ पे हर इंसान का वोट है और उसकी अहमियत है। हाँ जी। अगर हम ये कहते हैं कि जी मुसलमानों को नहीं मिलेगा वोट का हक, या जिस तरह की जो थ्योरीज फ्लोट की जाती हैं, तो ये तो बहुत ही स्टूपिड सी बात है। क्या ये दुनिया आपको ये करने देगी? अगर हम हिंदुओं ने ये कुछ सोचा भी तो ये सब झूठ है साहब। वो कोई अगर इस सोच में रहता है तो आप ये समझें कि जी ठीक है, पाकिस्तान मिल गया आपको मुगलिया दौर से विरासत में, आप उसको संभालें। और उसको क्या अब कोई पाकिस्तान का कोई शहंशाह है? या पाकिस्तान के अंदर, जी पाकिस्तान भी चाहे जैसा भी हो, आधा तीतर आधा बटेर वाला है, तो इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है जी नहीं, बिल्कुल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जी पाकिस्तान है। हालांकि इस्लाम जी और ना रिपब्लिक के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। वो आपने मैं बिल्कुल सही कहा जी, वी हैव जॉइंड इस्लामिक एंड रिपब्लिक टुगेदर। वो मगर बिल्कुल सही कहा आपने। फिर भी जी आपने उसमें से जो जो रिपब्लिक का जो आंसर है वो आपको जी डालना पड़ा, क्योंकि आपने जी रहना इस दुनिया में है। इस दुनिया के बिल्कुल जी साथ आपने तिजारत करनी है, काउंसिल खाने खोलने हैं, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो ये नहीं राइट हो सकता था कि आप ये कह देते कि जी हम तो इसको अब उसी निजाम में चलाएंगे जैसे किसी जमाने में मुगलिया दौर में अकबर ने चलाया था। वो दौर चला गया है राइट भाई, वो दौर जी चला बिल्कुल गया। जी। तो जी, और तो मैं जो ये लोग कहना उस चाहता दौर हूँ को कि वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद गलती कर रहे हैं कि वो दौर वापस आने वाला भी नहीं। नहीं आता। असल दुनिया पीछे नहीं जाती है, वो हमेशा आगे बढ़ती है। आप फैंटेसाइज कर सकते हैं पास्ट के साथ, लेकिन उसमें जो है, जो भी आपकी जो मौजूदा इस नए जदीद दौर की रियलिटीज होंगी, आप उससे बिल्कुल कटकर ही कोई तस्वुर रख सकते हैं। अब देख लें, तालिबान अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन वो किस किस्म का मुल्क है आज, आप अंदाजा लगा लें उससे। साहब इस किस्म का मुल्क है कि पाकिस्तानी रेफ्यूजी को तालिबान वो अफगान ज़्यादा पसंद नहीं करता। अब नहीं करते, लेकिन जब 15 अगस्त 2021 को वो आए थे, तो उस वक्त के आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं अफगान लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि गुलामी की बेड़ियां तोड़ के, जंजीरें तोड़ के, और वो आजाद हुए हैं। तो आई गेस मेरे लिए ये कहने की बात नहीं है, मगर वो अब तो नहीं आपको साहब, पता ये तो चल गया खान होगा। साहब की स्टेटमेंट है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि जो उन्होंने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दी थी किस बारे में। अक्सर उनकी स्टेटमेंट से हम पाकिस्तानी जाके माफी मांग रहे होते हैं, सॉरी खान साहब ने ये कह दिया। मैंने ना साहब एक एनी दफा मैसेज? मैंने एक दफा औरिया मकबूल जान साहब से ना, उसी दौरान जब अब अफगान तालिबान की आमद नहीं हुई थी उस वक्त जी काबुल में, उससे कोई 15-20 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था। अच्छा, आपको पता है कि वो तालिबान को बड़ा उनके हिमायती रहे हैं। तो मैंने कहा सर कि ये बताएं कि अगर आप, ये कैसी सोच है पाकिस्तान के अंदर लोगों की कि अपने मशरिक में आप चाहते हैं, यानी हिंदुस्तान में आप चाहते हैं कि एक सेक्युलर डेमोक्रेसी हो, ठीक है? अपने मगरिब में आप चाहते हैं कि शरई निज़ाम हो, यानी अफ़गानिस्तान में, ठीक है? आपने अपने लिए ये एक आधा तीतर आधा बटेर वाला एक इस्लामी जमहूरिया बनाया हुआ है पाकिस्तान का, ठीक है? सो अगर इस्लामिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए अच्छी है, अफ़गानिस्तान के लिए कैसे बुरी है सर? वहाँ पे तालिबान इलेक्शन में क्यों नहीं आते? लोगों को भी लग पता जाएगा कि अशरफ गनी के साथ हैं वो, या तालिबान के साथ हैं। अगर वहां इलेक्शंस में ये फैसला हो सकता है, यहां हो सकता है इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के साथ, अगर यहां इस्लामिक डेमोक्रेसी प्रिवेल कर सकती है, व्हाई नॉट इन अफगानिस्तान? साहब उसकी वजह देते हैं कि अफगानिस्तान का जो कल्चर है वो जो ट्राइबल है, ये है वो है, इसलिए वहां पे एक सिस्टम, हमारे यहाँ डिफरेंट सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? ट्राइबल से पहले की इमेजेस भी हैं अफगानिस्तान की, जरा वो भी दिखाएं लोगों जी को। वो एक बादशाहत भी बहुत थी ही वहां पे ज्यादा जी। एक जी ओपन सोसाइटी हुआ करती थी।
You're right, you're right. बट जी अब औरिया मकबूल साहब के आइडियाज जो हैं वो जरा मेरे और आपसे शायद थोड़े से डिफरेंट हो। बात उनकी नहीं है, ज्यादातर पाकिस्तानी ऐसे ही सोचते थे। अब अब जब उनके ऊपर वो एक जो कहेंगे जी जो गाज वहां से गिरी है ना, जो तबाही अफगान तालिबान वहां से लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अब लोगों की चीखें निकली हैं, पता चला है कि भाई ये हमने क्या कर दिया। जी जी अब वो तो साहब कोई आप ये कॉन्ट्रडिक्शन आपके हैं, उनके नहीं है। उनके नजदीक अगर शरी निजाम अफगानिस्तान में अच्छा है तो दुनिया में अच्छा है। मैं ये कहता हूं कि सेक्युलरिज्म एज एन आइडिया अगर अच्छा है तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि जी जैसे ही आप वाघा के बॉर्डर पे आ जाएं, अब ये जी एक डर्टी वर्ड है, और अब ये इसके थोड़ा सा इंडिया में चले जाएं अटारी में, अब ये एक बहुत बहुत ही मुकद्दस कोई चीज है। सच बात बताऊं आपको मैं उस्मान साहब, आप किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान से, खास तौर से जो थोड़ा सा मजहबी है या कम पढ़ा लिखा है, आप उससे पूछेंगे तो वो आपको सेकुलरिज्म अगर आप उसके बारे में पूछे ना कि क्या ख्याल है, वो उसको गाली ही देगा। क्यों जी? वो कितनी बुरी बात है देखें। अब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ऐसी बातें। अगर मैं और मेरे जैसे लोग जो कि माइनॉरिटी हैं इन गोरों के मुल्कों में, अगर हम ही सेकुलरिज्म को गाली देंगे, गोरे को तो सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं है सर। वो तो कल क्रिश्चियन स्टेट बना ले यहाँ पे, उनके लिए क्या चेंज होता है आगे जाके, मे बी अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, बट इमीडिएट जो इम्पैक्ट होता है वो तो माइनॉरिटीज पे पड़ता है। लेकिन अगर हम ही गाली देंगे तो फिर सेकुलरिज्म के दिफा में कौन खड़ा होगा? हिंदुस्तान के मुसलमान के पास सबसे बड़ा हथियार तो सेकुलरिज्म ही है। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे कि नहीं बड़ा गलत किया जी जिन्ना साहब ने, उन्होंने ये कैसे कह दिया कि जी आप आजाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च गाहों में जाने के लिए, हाउ डेयर ही से दैट, ही सेड दैट। तो ये देखे ना, ये चीजें जो हैं, अगर पाकिस्तान के माइनॉरिटीज सेकुलरिज्म को या 11 अगस्त की स्पीच को कंडेम करेंगे तो मौलवी के पास तो या के पास तो हथियार आ जाएगा कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो हम भी यही कह रहे हैं। आपको मैं एक तो ये है कि आम इंसान की बात करूं, अगर आई शेयर एन इंटरव्यू विद यू, जमीयत उलेमाए हिंद जो कि सेकुलरिज्म के दिफा में खड़े होने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी जिनके बड़ों ने, उसके सरबराह मौलाना अरशद नहीं मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक एबीपी न्यूज में इंटरव्यू में कहा, जब उनसे एक मुस्लिम जर्नलिस्ट ने पूछा कि मौलाना साहब आपको नहीं लगता कि हमारे अंदर ये तजाद है बहुत बड़ा, कि हम जब सिविल मैटर्स की बात आती है तो हम कहते हैं कि हमें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, यानी शरी निज़ाम चाहिए, लेकिन जब क्रिमिनल मैटर्स की बात आती है तब हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड बड़ा अच्छा है। अच्छा ओके, वहां पे ठीक। अल्लाह की शरीयत तो मुकम्मल है। अल्लाह का कानून जो है वो तो पीनल कोड में हो, इसमें क्या कहते हैं क्रिमिनल कोड में हो या सिविल कोड में हो, वो तो एक ही है। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? अब मौलवी साहब फंस गए। मौलवी साहब ने कहा कि हम तो मोदी साहब से गुजारिश करेंगे कि इस देश के मुसलमानों पे सब पे मुकम्मल शरीयत लागू कर दें, हम उससे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। अब ये उनका बयान है। देखें, जब उनसे जब पूछ लिया जाए ना सवाल घुमा के इस तरह से कि अब बोले मौलवी साहब आप, वहां पे वो जवाब उनका नहीं दे सकते जी। ये कॉन्ट्रडिक्शन उनको अपने अंदर से निकालना होगा उस्मान साहब। जब तक वो ये नहीं निकालेंगे तब तक वो यूं ही जिल्लत भरी जिंदगी उठाते रहेंगे। कहाँ कहाँ नहीं हो रहा मुसलमान जलील। मैं छोटे से मुल्क में रहता हूँ, 50 लाख की आबादी है यहाँ पे। आप अगर यहाँ जाएंगे तो आपको मुसलमानों के सेपरेट स्कूल्स मिलेंगे। जी मैं ठीक है, हाँ जी, अल अल मदीना नाम से आपको, और वो कनाडा के अंदर भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पर आपको इन स्कूल्स की क्या ज़रूरत है? अगर आप अभी के अभी अगर आप अपना फ़ोन उठा के और ये पढ़ें कि अल मदीना स्कूल का जो होम पेज है, उस पे वो मैसेज क्या दे रहे हैं। इस मुल्क में ये गुंजाइश है कि आप इस तरह की बात कर सकते हैं। वो तो बात ही पूरी इस्लाम की करते हैं। जी बिल्कुल, इस्लाम मैंने इनके पेजेस देखे हैं जी, वो कह इस्लामिक रहे हैं स्कूलिंग। टॉट कह रहे हैं, अब वो देखें ना, टॉट द ह्यूमन काइंड दैट विच दे न्यू नॉट कुरान। और उसके बाद अगर आप उनकी चंद जो इंट्रोडक्टरी लाइंस है अगर आप वो पढ़ेंगे, यू वोंट बी एबल टू रिलेट इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री विद दीज पीपल। आई नो तो ये उनकी टारगेट मार्केट जी इज द डायस्पोरा जो कि वहां पहुंचा हुआ है, जो कि
स्लाइटली डिटैच्ड है, जो कि कंफ्यूज्ड है एंड दे वांट टू रिकनेक्ट विद देयर हेरिटेज, जिनको आइडिया नजर आता है कि यार $400 महीने का दे दो, $500 महीने का दे दो, तुम्हारे बच्चे को हम इस्लामिक एजुकेशन दे देंगे, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है वो। परहैप्स ये फॉल्ट हमारा भी है कि हम जो आउटपुट उन मुल्कों में भेज रहे हैं उनको शायद ट्रेन नहीं कर रहे कि यार यू गोइंग टू अ सेकुलर कंट्री, प्लीज बी सेकुलर। शायद हमारी अपनी गलती है। हाँ, और यू नेम इट सर, हर जगह पे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मुझसे लाहौर में लोगों ने पूछा इस बारे में हम्म। ना, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको सिविल सोसाइटी में जहाँ भी आप दुनिया में जाएँ, आप लोगों के साथ में इंटीग्रेट करें। जब तक जी। आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा, आपके अंदर हमेशा एक आइडेंटिटी क्राइसिस बना रहेगा। आपके बच्चे हमेशा ये सवाल पूछते रहेंगे कि हम कौन हैं? और अगर हम मुस्लिम हैं, तो हम इस नॉन मुस्लिम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? जहाँ चारों तरफ जो है हराम है चीज़ें। उन वो सवाल वो आपके अंदर के जो ये कहें कि जो खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं विदिन द कम्युनिटी इटसेल्फ, आप उससे कभी जान नहीं छुड़ा पाएँगे। हमारा लिटरेसी रेट, कोई मैं तो पाकिस्तान में मुसलमान अपने दोस्तों को कहता हूँ कि अपना नेशनल लिटरेसी रेट देखो, 98% हो मुस्लिम्स का, और इंडियन मुस्लिम्स का नेशनल लिटरेसी रेट देखो, फिर कंपेयर करो और फिर बात करो कि वो तुमसे अच्छे हैं या तुम उनसे अच्छे हो। हमारा साहब नेशनल लिटरेसी तो लिटरेसी रेट पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं, ओवरऑल पाकिस्तान से कहीं बेहतर है सर। जी साहब, आपने सही कहा ये कि लिटरेसी रेट हाँ, पाकिस्तान का बहुत बुरा है कंपेयर टू इंडिया, एंड इंडियन मुसलमानों को लिटरेसी रेट इज बेटर देन पाकिस्तानी मुसलमानों को अच्छा, लिटरेसी रेट। तो वहाँ तो कोई शक नहीं वहाँ इसमें। तो हिंदू ने किताब आपके बच्चे के हाथ से छीन ली। यहाँ तो मुसलमान थे भाई सारे के सारे। यहाँ किसने छीनी थी? पाकिस्तान में तो सारे मुस्लिम थे, यहाँ तो वहाँ हिंदू ने नहीं पढ़ने दिया, आपके बच्चों के हाथों से किताबें छीन ली। यहाँ तुम्हें किसने रोका था? ये तो मुल्क मुसलमानों का है, इस्लाम के नाम पे बना है। साहब अभी मोदी साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क के हर मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो, एंड आई बिल्कुल कंप्लीटली कहा एग्री था। विद दैट आइडिया। काश ऐसा होता पाकिस्तान के अंदर भी, मगर शायद हमारी अपनी गलतियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। नहीं, देखें जी, इसमें अगर आप हिस्टोरिकली देखें ना, आप इस पे थोड़ा-सा अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा, जब अंग्रेज़ ने 1830 में एक नया एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये सवाल पूछा, तो हिंदुओं ने, हमारे बड़ों ने कहा कि जी आप इंट्रोड्यूस करें और हम अपने बच्चों को भेजेंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो मुसलमानों में उन्होंने इमीडिएटली उसको अपोज़ किया। 8,000 उलमा इकराम जो हैं, मैं पूरी इज़्ज़त के साथ में उनको ये कहते हुए मैं कहूँगा, उन्होंने बंगाल में मुश्तरका फ़तवा दिया है इसके खिलाफ़, कि ये जो है कुफ़्र की अलामत है, ये तालीमी निज़ाम गोरे का। उसके रिज़ल्ट में 1830 से लेके 1870 आते-आते मुसलमान इंडियन पब्लिक सर्विस के अंदर लेस देन 1% रह गया सर। जी। सर सैयद ये बात खुद बताते हैं। हुँ, जी तो देखें साहब, जी। ये डेटा कि मुसलमानों ने एजुकेशन छोड़ दी और अंग्रेजों का अंग्रेजी छोड़ दी, एजुकेशन छोड़ दी, और हमने फैसला किया जी हम अपने मदरसे चलाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ अपनी तालीम हासिल करने का, वाज अ डिजास्टर। आई थिंक अगले 200 साल तक मुसलमान इसी बात को भुगतते रहे कि हमने एजुकेशन को छोड़ दिया। हिंदुओं ने छोड़ा तो आज चलें, हमने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया जितना गोरों ने किया है, लेट मी एडमिट दैट। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो सर। जो कौम ये मान लेती है ना कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है और हमसे ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है, फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं रहता। हमारे यहाँ पे ना मिथ एक बड़ा प्रोपेगेट किया जाता है, हम विश्व गुरु हैं, यानी कि हम वर्ल्ड लीडर हैं और हम ये पूरी दुनिया की पॉलिसी को हम डिक्टेट कर रहे हैं और ये है, वो है। मैं उनसे कहता हूँ, यार तुम ये ना ये सारी झूठी किस्म की तुम्हें जो बातें बताई जाती है, इससे बाहर निकलो। येस, वी हैव अचीव्ड अ लॉट, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अगर इंडिया ने कोई, आप 15-20 एमएनसीज उठा लें ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज्ड हों, उनके सीईओ हम्म। ज्यादातर आपको इंडियंस मिलेंगे, हिंदूज जी। मिलेंगे। तो जी। मैं ये कहता हूं कि कोई एक एक भी निकले, कोई मुस्लिम एक तो आए उनमें से। हाँ जी, हमारा तो वो वहां पे compete करें, जो बात केरल में मोदी साहब ने कुछ साल पहले कही थी। मैं, आपने जी। कोट किया है उनको, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं, वरना ये काम जो है हुकूमत का होता है जी, उनकी पीआर टीम होती है, उनका काम होता है कि वो अच्छी अच्छी उनकी बातें बताएं। मेरा काम है उनके अंदर कमियां निकालना। साहब तो अगर अच्छी बात की उन्होंने तो मैं तो कोट करूंगा जी, आई थिंक इज अ गुड मैन, ही इज डन गुड फॉर इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। तो उन्होंने कहा केरल के अंदर कि मैं पाकिस्तान के अवाम से जो है मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूं कि आए हम एक जंग लड़ें, बेरोजगारी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, और देखते हैं कि हम में से पहले कौन जीतता है। तो ये भी लोगों को कोट करना चाहिए। अच्छा, मोदी साहब जो स्कॉलरशिप देते हैं
प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप, उसका मोर देन 75% मुस्लिम्स को देते हैं, जी, हिंदूज को जी, because sir, 4.8%। you're right, Ji. Whatever Modi Saab has done, which is good for the country and good for the Muslims and good for जब Hindus तक in वो कर रहे हैं, general, जब is a तक good ठीक thing. है। जब देखें, जी, जिस दिन वो डिलीवर नहीं करेंगे ना, इंडियन पब्लिक ने उनको वोट नहीं देना है। अब ज़्यादातर लोगों को ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन जब से मोदी साहब आए हैं, बारिंग जम्मू एंड कश्मीर, मेनलैंड इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप देखें, एक भी सिंगल बॉम्बिंग नहीं हुई है, जो हमारे यहाँ पहले रोज़ का अमल होता था। तो right. लोगों को इन चीज़ों से बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे ही हैज़ डिलीवर्ड इट। ही हैज़ फेल्ड ऑन ऑन मैनी फ्रंट्स, बट Hmm. ही हैज़ आल्सो डिलीवर्ड ऑन मैनी फ्रंट्स, जो कि हर Of पॉलिटिशियन course. की कुछ उसकी जो है उनकी जो है नाकामी होती है, कुछ कामयाबी की चीज़ें होती हैं। Ji. Saab, any message for the young people in India and Pakistan? जी, आपका मैं क्या मैसेज दूँ अदर दैन ये कि एक दूसरे के बारे में स्टेट नैरेटिव से हट के आप कोई Hmm. राय बनाएँ। पाकिस्तान के Right. अंदर 1 लाख मसले मसाइल होंगे। हिंदुओं के अंदर भी होंगे, इंडिया के अंदर भी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे ना आजकल एक चीज़ बड़ी प्रोपेगेट की जाती है कि सबसे पहले तो मुसलमान, फिर Hmm. इस्लाम, फिर Hmm. पाकिस्तान। उनके अंदर बहुत ही कमियाँ निकाली जाती हैं। चलें, आप 1 लाख कमियाँ गिना देंगे उनके अंदर, कम से कम 100 या कोई 1000 अपने अंदर भी कमियाँ गिनाया करें साथ में। इंसान वही है जो अपने अंदर कमियों को सामने लेकर आए मंज़र-ए-आम पे, फिर उनके ऊपर काम करे। तो हाँ, मुसलमानों में होंगी बहुत सारी बुराइयाँ, मगर क्या हम में नहीं है? हम में भी बहुत सारी हैं। तो हर वक़्त जो है मुसलमानों को ही टारगेट करना सोशल मीडिया पे एटलीस्ट, हैं, या फिर मेनस्ट्रीम मीडिया में किसी मौलवी को बिठा के, हमारे यहाँ पे एक मौलवी बिठा के और जो बहस होती है और एक एक वहाँ पे जानवरों की तरह उनको आपस में लड़ाया जाता है, ये किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है इन द लॉन्ग रन। पाकिस्तान हमारे सामने एक टेस्ट केस है। जनरल ज़िया के दौर से पाकिस्तान आज देखें कितना सफ़र कर रहा है उन पॉलिसीज़ की वजह से, जहाँ पे आप सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक जो है वहाँ पे रिलिजन का चूरन बेचते हैं और वहाँ पे रिलिजियोसिटी को प्रमोट करते हैं। सो अगर हम भी पाकिस्तान से अगर हम कुछ नहीं सीखे अपने इमीडिएट हमसाये में होके, तो आज से 30-40 साल बाद हो सकता है कि हमारे जैसे ही 2 उस वक़्त के जो नौजवान होंगे वो बैठ के बात कर रहे होंगे कि यार हमने वो उनसे कुछ सीखा क्यों नहीं? तो मैं ये कहूँगा कि आप एक-दूसरे के बारे में राय रखें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो राय आपकी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो। आप एक-दूसरे के यहाँ ट्रैवल करें, अगर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम कुछ दोस्त बनाएँ, जो आपको वर्चुअली पाकिस्तान या इंडिया दिखाएँ। इंडियन मुस्लिम्स के बारे में अगर कोई पाकिस्तान में फ़िक्रमंद हैं, तो अपने दोस्तों को वहाँ पे लेकर जाएँ, इंडियन मुस्लिम्स के बीच में बैठें, बात करें। उनसे आपको जानने को मिलेगा कि इंडियन मुस्लिम्स के इश्यूज़ क्या हैं। इश्यूज़ हैं, मगर वो नहीं है कि जो बताए जाते हैं, इश्यूज़ कुछ और हैं। उनके उनके लिए गुर्बत, जहालत का वो एक मसला है, लैक ऑफ एजुकेशन वगैरह ये इश्यूज़ हैं उनके। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो उन पे उन इन इन सब चीज़ों पे बातें हों और जितना हो सके अपने दिल के अंदर नफ़रत ना पैदा होने दें। बावजूद कि आपको चारों तरफ जो न्यूज़ मिलेगी, वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव होंगी कि फ़ितरतन आप जो है किसी से नफ़रत करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, उस शोर-शराबे से अपने आप को डिटैच करके, मेनस्ट्रीम मीडिया के, उन अखबारों से डिटैच करके अपना ओपिनियन खुद बनाएँ वहाँ के लोगों के ऊपर जो फैक्चुअली बेस्ड हो। पाकिस्तान जो है वो उतना ही एक डाइवर्स ओपिनियन रखने वाली सोसाइटी है, जितनी कि हिंदुस्तान है या दुनिया का कोई मुल्क है। हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। एक घर में रहने वाले जो लोग हैं, 5-10 फैमिली मेंबर, उनकी सोच कितनी मुख्तलिफ होती है। जब हम 25 करोड़ लोगों को लेबल कर देते हैं कि सारे के सारे जिहादी हैं, सारे के सारे दहशतगर्द हैं, तो हम बहुत बड़ा इनजस्टिस करते हैं उन लोगों के साथ में और उस मुल्क के अंदर जो अमन पसंद लोग हैं, उनके साथ भी। अगर आप आपकी नज़र में वो कम हैं, तो फिर भी आपको चाहिए कि आप उन कम के साथ खड़े हों। मैं उस आखिरी पाकिस्तानी के साथ खड़ा हूँ, जब जब तक जो भी वहाँ पे जो है एक प्रोग्रेसिव लिबरल थॉट रखता हो। हुँ, जब तक कि वो जब जिस दिन वो आखिरी बंदा भी वहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर मैं जो है राइट विंग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर लूँगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान में वो आखिरी शख्स है,
मैं इस बात के लिए लड़ता रहूँगा कि वहाँ पे, और इस बात को मैं बार-बार कहता रहूँगा कि पाकिस्तान में भी चेंज आएगा। देर से ही राइट। सही, बट इट विल कम वन डे। तो बहुत सारी थैंक यू सो बातें मच सर। आप आखिरी पाकिस्तानी कैसे। आपके साथ खड़ा है। आई एम द लास्ट पाकिस्तानी एंड आई विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद यू जी। आपने बिल्कुल सही बात की। आई कंप्लीटली एग्री विद योर आइडियाज। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। दूसरे को एक हेट की निगाह से देखना या नफरत की निगाह से देखना इज नॉट गुड फॉर आवर ओन हेल्थ एज वेल सर। सर थैंक यू एब्सोल्युटली। सो मच, यू बीन वेरी काइंड। वी हैव टू डू अनदर पॉडकास्ट।